So good morning everyone. This is our second lecture now. So we'll be starting with our lecture. लास्ट टाइम मतलब कल के लेक्चर में जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था वहीं से विल कंटिन्यू. सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन. सो एज यू कैन सी सर्विस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दिस इज द टॉपिक जहाँ से हम लोग को कंटिन्यू करना है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों को क्या बोला है, सर्विस ओरिएंटेड. अब याद रखो सर्विस का मतलब है आपके पास रिक्वायरमेंट आएंगे और उसके बेस के ऊपर आप सॉफ्टवेयर बना के देंगे अपने क्लाइंट को, उसको सर्विस बोलते हैं. अब वो सर्विस को और बेटर बनाओ और स्टैंडर्डाइज करो, जैसे बड़े कंपनीज काम करते हैं वैसे करो. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स रखेंगे हम लोग, सपोर्ट टीम रहेगा, मार्केटिंग टीम रहेगा. ये सब अलग अलग चीज़ें हम लोग बेटर बनाते जाएंगे. तो हम लोगों ने कल 5 लेवल्स पढ़े थे. कोई एक कंपनी अगर चालू होता है तो इनिशियल लेवल, वहाँ से रिपीटेबल आएगा और फिर वहाँ से वो जाके फिर आगे प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर कैसे वर्क करते हैं. लास्ट में जाके जब वो कंपनी थोड़ा सा पुराना हो जाता है 10 साल जितना कंपनी के पास अच्छा रेपुटेशन रहता है मार्केट में, तब वो फिर आगे के और कंपनी को बेटर बनाने का, कंपटीशन में रखने का ट्राई करता है. वो हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए थे. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब कभी अगर हम लोग डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो मेन फोकस क्या रहता है. एज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट आएगा आपका सबसे पहले. तो ये वाला आपका पॉइंट फर्स्ट है. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होता है, वी ऑल नो कि आप एक बार बना के चीज़ों को आप मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हैं. हम लोग जो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं उसका भी मेन बेनिफिट यही रहता है. वी गॉट लाइब्रेरी, और ये जो लाइब्रेरी है अगेन इसका आपका बेनिफिट क्या रहेगा कि बहुत सारा कोडिंग आपका यहाँ पे रेडी रहेगा. आपको वो सारा कोडिंग वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको लाइब्रेरी में से एज इट इज़ कॉल कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, बिल्डिंग एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सर्विसेज allows companies and other organization to cooperate and make use of each other's business function. जैसे यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे, कल हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि अगर मैं वोडाफोन, एयरटेल या रिलायंस जियो इनका अगर मैं पोस्टपेड कनेक्शन लेता हूँ तो अभी आपको ये ध्यान में रहेगा कि जब आप अगर कोई कंपनी का पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं सो विद दैट पोस्टपेड कनेक्शन आपको नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मिलता है, अमेजोन सब्सक्रिप्शन मिलता है. तो ये कौन है, ये नेटफ्लिक्स और अमेजोन जो है ये वोडाफोन या एयरटेल के खुद के प्रोडक्ट्स थोड़ी है, ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है जो वो अपने सर्विस के साथ में ऐड कर रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड दे स्टे इन अ कॉम्पिटिशन. बराबर है. नाउ सर्विस एप्लीकेशन में बी कंस्ट्रक्टेड बाय लिंकिंग सर्विसेज फ्रॉम वेरियस प्रोवाइडर्स. जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप देखो कि जियो का जैसे एक स्मार्ट टीवी आने वाला है तो उसमें व्हाट दे हैव सजेस्टेड कि जो भी हम लोगों के OTT प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन जो भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स है वो सबको एक साथ लिंक करके एक ही लोकेशन पे आपको प्रोवाइड करेंगे. तो सारे वेब सीरीज जो भी कुछ है वो आप एक ही लोकेशन से देख सकते हैं. सो यहाँ पे वही दिया है कि ये सारी चीज़ों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं. और ये अलग अलग सर्विसेज जब आप अपने पास लिंक करते हैं उसको API लिंकिंग बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लिंकिंग बोलते हैं. सो एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप ये APIs को अपने पास लिंक कर सकते हैं. जैसे गूगल मैप API हम लोग लिंक करते हैं या फिर चैटबॉट हम लोग ऐड कर सकते हैं. वो आपके एग्जाम्पल हो गए. सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में अगर आप देखेंगे डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वेयर कंपोनेंट्स आर स्टैंड अलोन सर्विसेज, ये बहुत ज़रूरी है. आप देखो कि अगर फेसबुक है तो फेसबुक लाइव इज टोटली इंडिपेंडेंट फीचर. फेसबुक का चैटिंग एप्लीकेशन इज टोटली इंडिपेंडेंट फीचर. आपने देखा रहेगा कि फेसबुक आपको दो ऐप्स प्रोवाइड करता है. एक जो फेसबुक का ऐप है और अगर आपको चैट करना रहेगा तो फेसबुक का अलग से चैटिंग एप्लीकेशन आता है. राइट. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जब अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं तो मेन इसका बेनिफिट क्या रहता है. आप देखो कि आपको अपना एप्लीकेशन स्मूथली चलाना है. नाउ 70-60% यूजर्स जो है वो मेनली क्या करता है, वो फेसबुक को मोबाइल से एक्सेस करता है. तो जब अगर आप मोबाइल से चीज़ें अगर एक्सेस कर रहे हैं तो वो टाइम पे आपके पास क्या बेनिफिट होना चाहिए कि मोबाइल के ऊपर चीज़ें स्मूथ चलना चाहिए. तो उसके लिए फेसबुक ने क्या किया, चीज़ों को स्टैंड अलोन कर दिया. मतलब फेसबुक का जो एक ऐप है वो अलग हो गया
और आपका जो चैटिंग वाला ऐप है वो अलग हो गया। और फेसबुक लाइव अगर आपको जाना है बार बार तो उसके लिए भी अलग से सपोर्ट आपको वहाँ पे प्रोवाइड होता है। फेसबुक पे अगर आपको बार बार स्टेटस अपडेट करना है तो उसके लिए भी वो स्टैंड अलोन सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, कभी आप चेक करना। तो ये सारे आपके स्टैंड अलोन सर्विसेज हो गए, जहाँ पे अगर एक सर्विस फेल होता है या एक सर्विस स्मूथ चलता है तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव या निगेटिव दूसरे सर्विसेज पे नहीं पड़ेगा। निगेटिव इम्पैक्ट, नॉट पॉजिटिव। सर्विसेज में बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, बराबर है। हम लोग के अलग अलग सर्वर्स रहेंगे या अलग अलग हम लोग के थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स रहेंगे जो आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है। स्टैंड अलोन प्रोटोकॉल हैव बीन डेवलप्ड टू सपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सो जो मैंने आपको एग्जांपल दी है फेसबुक वाला, फेसबुक पे आप देखो कि जो गेम्स या कुछ अगर फेसबुक प्रोवाइड करता है तो वो थर्ड पार्टी गेम्स है, वो खुद से नहीं बना रहा है। देन उसके सेम वे अगर फेसबुक अगर आपको वहाँ पे शॉपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है सो इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म। जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट उस पर और जो खरीद रहे हैं दे आर डिफरेंट पीपल। सो दिस वे फेसबुक प्रोवाइड्स मेनी सच सर्विसेज टू यू। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास क्या होगा, सर्विस रजिस्ट्री है, मतलब जहाँ पे आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं चाहे वो आपने खुद ने बनाया हो या फिर थर्ड पार्टी सर्विस हो, थर्ड पार्टी सर्विस, ठीक है। ये सारे सर्विसेज जो है इसको हम लोग यहाँ पे लिंक करेंगे, देखेंगे, वेरीफाई करेंगे एंड उसके बेस के ऊपर हम लोग कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो देखेंगे। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके क्लाइंट्स क्या क्या सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड वो रिक्वेस्टेड सर्विस को फुलफिल करने के लिए या अपने एप्लीकेशन के साथ बाइंड करने के लिए कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स आपके साथ अवेलेबल है जो आपको वेब सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं विद द डायनेमिक लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग, या विद द डायनेमिक लैंग्वेज जो ये सर्विस प्रोवाइडर यूज करेंगे वो आपके एग्जिस्टिंग सर्विसेज के साथ लिंक हो पाएंगे क्या। जैसे अगर मैंने ASP.NET यूज करके चीज़ें बनाया हुआ है, ठीक है, अब नए सर्विसेज जो आपको मिल रहा है वो सपोज JSP में मिल रहा है या फिर पाइथन में मिल रहा है, तो क्या हम लोग ये लैंग्वेजेस को साथ में कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हम लोग को देखना है। तो वो आपका वेब सर्विस डायनेमिक लैंग्वेज होगा, दैट इज व्हाट वी विल बी फोकसिंग हियर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेनिफिट्स क्या है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड लोकली या फिर आउटसोर्स हो जाएंगे, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। आप अगर कुछ खुद से अगर प्रॉपर नहीं कर सकते तो आप चीज़ों को आउटसोर्स कर दो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के पास, है ना। जैसे अगर मोबाइल ऐप में नहीं बना सकता तो मोबाइल ऐप बनाने वाले या क्लाउड एप्लीकेशन बनाने वाले जो स्पेशलाइज्ड रहेंगे उनको मैं दे दूंगा। सर्विसेज आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ये बहुत ज़रूरी है। अब फेसबुक आपका PHP में बना है, जावा में बना है, वी डोंट केयर, जो यूजर्स है उनको मतलब नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज में उसको बनाओ। आप क्या वे में जो फंक्शंस मुझे चाहिए वो आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, वो कितने स्मूथ काम कर रहे हैं, उससे यूजर्स को लेना देना है। अब अगर मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ तो बैकएंड में व्हाट्सएप कौन से लैंग्वेज में बनाया है, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया है, नो वन केयर्स। गेटिंग सेम फॉर फेसबुक, नो वन केयर्स। ट्विटर, नो वन केयर्स किसने बनाया है, बट हम लोगों को जो चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं कि जो आपके सर्विसेज है दे आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब आप क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उससे जो एप्लीकेशन है उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको डिसाइड करना है बैकएंड में आप क्या यूज करेंगे, क्योंकि यूजर को मतलब नहीं है कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज करके चीजें डेवलप कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बस उसका चीजें जो है वो प्रॉपर चलनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन लेगेसी सिस्टम कैन बी प्रिजर्व। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी क्या होगा आपका लेगेसी सिस्टम है जो ओल्ड टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, अब वो टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे क्लाउड के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकता या फिर वो AI के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लेगेसी सिस्टम में इन्वेस्टमेंट जो है वो आप हटा दीजिए, है ना। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। नाउ नेक्स्ट इज इंटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटिंग इज फैसिलिटेटेड थ्रू अ सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप देखो कि जैसे हम लोग के पास बिग डेटा एनालिसिस है, सो अब बिग डेटा एनालिसिस का मेन पर्पस क्या होता है, आप जो कुछ ब्राउज कर रहे हैं ना वो डेटा को एनालाइज करके आपको वो टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो आपको प्रोवाइड होंगे। आप अगर आप देखो कि अगर आप अमेजोन के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं या फिर आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो टाइप के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कभी कभी आप अमेजोन के ऊपर भी डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं। और आप जो प्रोडक्ट सर्च करेंगे वो ही रिलेटेड बाकी के प्रोडक्ट्स या उसके कैटेगरीज आपको फ्यूचर में भी वापस यहाँ पे विजिबल होता है। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपस में चीज़ों को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके
बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव करने का ट्राई करता है। सो ये आपके कीवर्ड्स हो गए। एसओपी मतलब आपका एक आप देखो कि अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि हम लोग के पास सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे, मैसेज एक्सचेंज करने का ट्राई करेंगे, जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच में चलता है। जब से फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया है, तो आप किसी को अगर व्हाट्सएप पे ऐड करते हैं ना, तो उसका प्रोफाइल सजेशन आपको फेसबुक पे भी मिलता है। So that is the message exchange, that is the SOAP we are talking about. Then web services जो आप प्रोवाइड करेंगे। सो आप देखो कि अभी आज के टाइम पे आप जो वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ आपको खुद से डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके कोई एक चीज़ जो है वो डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड APIs, स्टैंडर्ड रेडीमेड चीज़ें आपको प्रोवाइडेड होते हैं, जिसको आपको डायरेक्टली लिंक करना होता है, बाइंड करना होता है अपने एप्लीकेशन के साथ में। तो ये WSDL जो है ये आपको बताता है कि आपके बहुत सारे वेब सर्विसेज जो है वो एक ऐसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बना है जिसके APIs आप डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते रहेंगे। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वर्क फ्लो लैंग्वेज आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जहाँ पे आपका सर्विस कंपोजिशन क्या रहेगा, कौन से सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे, है ना, वो सारे पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो सेम एक सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है आपको। अब ये डायग्राम आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा है। एट बेस वी हैव अ ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यहाँ पे हम लोग OSI के 7 लेयर्स की बात कर रहे हैं। सो बेस पे अगर आप देखेंगे, बाकी के जाने दो, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका HTTP प्रोटोकॉल काम करेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट के ऊपर अगर आप माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो वो हैंडशेक में कन्वर्ट हो जाता है ना, लिंक रहता है वो, जिस पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो वो मुझे और कहीं पे लेके जाएंगे। तो वो जो लिंक होता है उनको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं हम लोग, बराबर है। जैसे यहाँ पे आपको क्लिक मी ऐसा लिखा हुआ है, तो आप जब इस पर माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो वो हैंडशेक में कन्वर्ट हो जाता है, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोई दूसरा वेब पेज जो है वो ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे HTTP प्रोटोकॉल जो है वो यही सेम काम करता है। इट्स लाइक अ टैक्सी ड्राइवर, यूजर को एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे लेके जाने का। अब वही अगर सिक्योरिटी के साथ में काम करेगा तो उसको हम लोग HTTPS बोलेंगे। देन ईमेल जो आप सेंड करते हैं उसके लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। तो आप देखो डेटा एक्सचेंज या मैसेज एक्सचेंज या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये सब के लिए हम लोग जो पैटर्न यूज करते हैं वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। और ये जो भी एक्सचेंज होंगे उसके लिए वो आपका क्या पैटर्न से चल रहा है, मैसेजिंग चल रहा है। अगर मैं ईमेल सेंड रिसीव भी कर रहा हूँ तो वो एक टाइप का मैसेजिंग सर्विस ही हो गया, गेटिंग, जहाँ पे मैं ईमेल में कुछ मैसेज, कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करूँगा और आप उसका रिप्लाई करेंगे। और उसके लिए अब आपका ईमेल सिस्टम जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ वेब सिस्टम, तो उसको आप सर्विस डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे कि ओके कौन से टाइप का आपका मैसेजिंग या सर्विस सिस्टम है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसके डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं। उसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या रहेगा, वहाँ पे सिक्योरिटी अप्लाई करने की ज़रूरत है। जैसे अगर ईमेल सिस्टम है तो ईमेल सिस्टम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज़ करता है और SMTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, और SMTP प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पे एनक्रिप्शन वाला टेक्निक अप्लाई होगा। जब आपका ईमेल SMTP लेवल पे रहता है तो वो प्रोसेसेस कैसे काम करेंगे। देन अलग से कोई दूसरे सर्विसेज या सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत है, जैसे HTTPS, और अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो जो पेमेंट गेटवे आएगा ये सब यहाँ पे आएंगे। तो ये आपके XML टेक्नोलॉजी, XML समझते हैं, वेब पेज टू वेब पेज डेटा एक्सचेंज करने के लिए XML टेक्नोलॉजी है। तो जब आपका वेब पेज टू वेब पेज डेटा एक्सचेंज हो रहा है तो वो टाइम पे अंदर इंटरनल सपोर्ट मिलेगा, कैसे प्रोसेस फॉलो होगा, क्या सर्विस एग्जैक्टली हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, कौन से वे में मैसेजिंग प्रोवाइड होगा, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड होता है। और XML में वेब पेज टू वेब पेज जो आपका डेटा ट्रांसफर होगा उसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। सिंपल है। एनीवन एनी डाउट, बताओ जल्दी से, किसी को कोई डाउट है जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? गाइस से यस नो। ओके, सो यहाँ पे इफ यू नोटिस नाउ, ये डायग्राम के बाद में नेक्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट है, सर्विस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग अप्रोच टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैव टू बी इवॉल्व टू रिफ्लेक्ट सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच। लाइक सर्विस इंजीनियरिंग रहेगा, द डेवलपमेंट ऑफ डिपेंडेबल रीयूजेबल सर्विसेज। देखो यहाँ पे वर्ड जो है वो फोकस करो, डिपेंडेबल एंड रीयूजेबल सर्विसेज। तो डिपेंडेबल एंड रीयूजेबल सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप कोई एक सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे अगर बंद है तो हम लोग उसके आगे कोई दूसरे वे में पेमेंट नहीं कर सकते, फिर आपको कैश में ही करना पड़ेगा।
पेमेंट गेटवे इज द ओनली थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर विच बेसिकली हेल्प्स टू कनेक्ट टू बैंक अकाउंट्स एंड उसके बीच में ट्रांजेक्शन या पैसा एक्सचेंज करके आपको देता है। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसे रीयूज ही कर रहे हैं। जैसे पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे रीयूज़ करेंगे, गूगल मैप के लिए वो सर्विसेज हम लोग रीयूज़ करेंगे। और कोई चीज़ें आपको जैसे चैटबॉट चाहिए तो चैटबॉट भी हम लोग खुद से नहीं बनाएंगे, वो भी हम लोग रीयूज़ करेंगे। देन वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो वो भी हम लोग खुद से नहीं बनाएंगे, रेडीमेड बहुत सारे कंपनीज है जो ये आपको वीडियो कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो सर्टन चीज़ें सॉफ्टवेयर सर्विस इंजीनियरिंग का मतलब है, सर्विस इंजीनियरिंग मतलब डेवलप फ्यू थिंग्स एंड बोरो समथिंग विच आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट। गेटिंग तभी तो आपका एक एप्लीकेशन स्टैंडर्ड या कमर्शियल या जो कंपनी इंडस्ट्री लेवल का बनेगा। तो इंडस्ट्री में यही सेम चीज़ चलता है, हम लोग सर्टन डेवलपमेंट जो करते हैं वो हम लोग खुद से करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग रीयूज़ करते हैं। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद सर्विसेज डेवलपमेंट ऑफ डिपेंडेबल सॉफ्टवेयर। याद रखो डिपेंडेबल मतलब आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन बना हुआ है जिसमें अभी वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पेमेंट गेटवे के ऊपर। देन लोकेशन बताने के लिए वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जीपीएस लोकेशन एंड गूगल मैप्स के ऊपर। सो ये सारे आपके डिपेंडेबल सर्विसेज हो गए, ठीक है, जिसको हम लोग रीयूज करते हैं। सो सर्विसेज आर रीयूजेबल कंपोनेंट, ये याद रखना है। आप जो भी चीज़ बनाएंगे खुद से हर एक चीज़ नहीं बनाते हैं हम लोग, सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है हम लोग के पास या मार्केट में अवेलेबल है, जिसको हम लोग सब्सक्राइब करके डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लूजली कपल्ड चीज़ें बोलते हैं। लूजली कपल्ड मतलब चाहिए तो मैं इसको रख सकता हूँ, नहीं चाहिए तो मैं हटा सकता हूँ। जैसे गूगल मैप API मैं लिंक करूँगा, जितने टाइम लिंक करूँगा उतने टाइम चीज़ें वहाँ पे रहेंगे ना, मैं वहाँ से उसकी API हटा दूंगा वो हट जाएगा, वो लूजली कपल्ड होता है। मतलब ऐसे सर्विसेज को जब आप अपने एप्लीकेशन पे लिंक करते हैं और डिसलिंक करते हैं तो उससे आपके सॉफ्टवेयर पे कोई असर नहीं होता। दूसरी बात, जो ये रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं इसको हम लोग एनकैप्सुलेट करके रखते हैं। एनकैप्सुलेट मतलब लाइब्रेरी में से अगर मैं कोई कोड अगर रीयूज कर रहा हूँ, कोई कोड अगर मैं कॉल कर रहा हूँ या मैंने बनाया हुआ कोई कोड को अगर मैं रीयूज करूँगा तो जहाँ पे आप वो कोड को रीयूज कर रहे हैं वहाँ पे जो भी यूजर्स रहेंगे उनको सिर्फ वहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट दिखेगा और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो आपने फंक्शन कॉल किए हुए हैं वो प्रोग्राम में वो ही दिखेंगे। सो दैट इज एनकैप्सुलेशन, मतलब डेटा हाइडिंग होता है जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी तो सुना रहेगा। सो अगर आप देखेंगे कि यहाँ ये सेम चीज़ें उसके जो फंक्शनलिटीज़ है ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट मतलब सर्वर पे सारे ये आपके प्रोग्राम सेव रहेंगे और मल्टीपल लोकेशंस पे एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट हम लोग ये चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास स्टैंडर्ड इंटरनेट एंड XML बेस्ड प्रोटोकॉल्स रहते हैं जिसको हम लोग चाहिए तब रीयूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, अ क्रिटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सर्विस एंड द कंपोनेंट एज डिफाइंड इन CBSE इज दैट सर्विसेज आर इंडिपेंडेंट। तो आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो दूसरे सर्विसेज से इंडिपेंडेंट रहेगा। जैसे अगर फेसबुक का अगर वेबसाइट अगर बंद होगा तो उसके सारे फंक्शंस या फैसिलिटीज बंद नहीं होंगे, सर्टन कुछ तो बंद होगा। गेटिंग मोबाइल ऐप में भी आप देखोगे उसमें 2-3 आपको अलग अलग ऑप्शंस दे के रखे हैं। तो अगर चैटिंग ऐप अगर बंद होगा इसका मतलब ये नहीं कि फेसबुक भी बंद होगा। सेम वे इंस्टा, तो इंस्टा पे भी अगर आप वो रील्स वाला फैसिलिटी अगर आप देखोगे तो वो अगर बंद हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंस्टाग्राम बंद होगा। तो सर्विसेज आर इंडिपेंडेंट, एक अगर बंद भी होगा तो भी उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर डायरेक्टली नहीं आएगा। ओके, दैट इज द बेनिफिट। ओके, जस्ट 1 मिनट। सो ये आपके रीयूजेबल चीज़ें हो गए। रीयूजेबल चीज़ें याद रखो लूजली कपल्ड रहेंगे और आपको चाहिए तब आप चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। वेब सर्विस डेफिनेशन लैंग्वेज बहुत सिंपल है, एक बार हम लोग चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दे देंगे और उसके बाद में जो भी बाकी डेवलपमेंट्स करेंगे वो अपने हिसाब से चीज़ों को वापस यहाँ पे रीयूज कर सकते हैं। द सर्विस इंटरफेस इज डिफाइंड इन अ सर्विस डिस्क्रिप्शन एक्सप्रेस्ड इन द वे ऑफ वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जहाँ पे हम लोग चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि अगर आपको ये अगर फैसिलिटी या ये सर्विस अगर प्रोवाइड करना है आप इसको यूज़ करो, ये अगर चाहिए तो इसको यूज़ करो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्हाट ऑपरेशन द सर्विस सपोर्ट्स एंड फॉर्मेट ऑफ द मैसेज डाटा सेंड रिसीव, हाउ द सर्विस इज एक्सेस्ड, ये हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि कौन से सर्विसेज आप आपस में बाइंड कर सकते हैं,
और जो सर्विसेज आप बाइंड करेंगे उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, वेयर द सर्विस इज लोकेटेड, दिस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, URL। मतलब वो URL के थ्रू मैं बता सकता हूँ कि ओके ये लोकेशन पे ये सर्विस आपको मिलेगा, ये लोकेशन पे ये वेब पेज या ये रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, बराबर है। तो वो हर एक के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, वो जो सर्विसेज आपको यूज करने हैं, जैसे अगर आपको वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी यूज करना है, मैंने आपको उसका एक URL दे दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वो सर्विस एक्सेस कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग गूगल मीट यूज कर रहे हैं तो मैंने आपको एक URL दिया हुआ है ना, आप उस पर क्लिक करते हैं तभी तो हम लोग अपना ये लेक्चर वाला जो मेन लिंक है, जो हम लोग का ये जो ऑनलाइन कॉल चल रहा है उस पर आप आ पाते हो। सो दैट इज सिंपल थिंग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब अगर हम लोग ये वेब सर्विसेज का लैंग्वेज की बात करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, तो जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रो दूंगा। इंट्रो का मतलब है कि जहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे, जैसे अगर मैंने बोला है कि ओके जो गूगल मीट है ये उसका इंट्रो हो गया, जहाँ पे गूगल मीट अगर आपको यूज़ करना है, आपको अगर गूगल मीट के फीचर्स अगर अपने एप्लीकेशन में ऐड करना है, जहाँ पे आपके यूजर्स आपस में गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट हो पाए, तो वो फैसिलिटी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस रहेगा, टाइप डिक्लेरेशन इंटरफेस एंड मैसेज डिक्लेरेशन ये सब आएगा, एंड कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को साथ में बाइंड करेंगे उनके APIs के थ्रू या और कोई कोडिंग के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन में चीज़ों को ऐड करेंगे, वो पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो 3 चीज़ें दिए हुए हैं, बहुत सिंपल, कि जो वेब सर्विसेज आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे गूगल मीट है उसका एक URL मैं आपको देता हूँ, आप वो URL के थ्रू ये स्पेसिफिक लेक्चर में कनेक्ट हो पाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हाट, हाउ एंड वेयर। सो डॉक्यूमेंट्स में हम लोग क्या बताएंगे, व्हाट वी सपोज टू इंटीग्रेट, गूगल मीट का क्या फैसिलिटी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या चीज़ें मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखो मैं गूगल का क्लासरूम सर्विस भी यूज़ कर रहा हूँ और क्लासरूम सर्विस के ऊपर मैं आपको गूगल मीट का URL दे रहा हूँ, नोट्स वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, व्हाट पार्ट ऑफ वेब सर्विस डेफिनेशन डॉक्यूमेंट कॉल्ड एन इंटरफेस स्पेसिफाइज व्हाट ऑपरेशन सर्विस सपोर्ट्स, क्या क्या प्रोवाइड होंगे, क्या क्या ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, बेसिकली इन शॉर्ट ये बता रहे हैं। तो अगर मैं गूगल मीट यूज़ कर रहा हूँ तो गूगल मीट के ऊपर कौन से ऑपरेशंस मैं कर सकता हूँ, फ्री वाले वर्जन में और पेड वाले वर्जन में, ये होगा। मैं कैसे कर सकता हूँ वो ऑपरेशंस, उसका एक आपका गाइडलाइन रहेगा, है ना, कि मतलब अगर मुझे यहाँ पे अगर वीडियो कॉलिंग अगर रिक्वायर्ड है, हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, मुझे वेबकैम लगेंगे, वेबकैम के ड्राइवर्स इनबिल्ट रिक्वायर्ड होगा, एक फास्ट इंटरनेट रिक्वायर्ड रहेगा, एक लेटेस्ट अपडेटेड ब्राउजर रिक्वायर्ड रहेगा, और कोई एक्स्ट्रा प्लगइन्स की अगर ज़रूरत है तो वो रिक्वायर्ड रहेंगे, है ना। वेयर मतलब आप उसको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे, मोबाइल पे अगर एक्सेस कर सकता हूँ क्या मैं, या सिर्फ वेबसाइट से एक्सेस कर सकता हूँ, वो वाले पॉइंट्स रहें। आई होप दिस इज क्लियर है। व्हाट, कौन से सर्विसेज कैसे एक्सेस कर पाएंगे, लाइक वेबकैम रिक्वायर्ड रहेगा, माइक रिक्वायर्ड रहेगा, हेडफोन्स रिक्वायर्ड रहेंगे, है ना, ये सब रिक्वायर्ड रहेगा, इंटरनेट रिक्वायर्ड रहेगा। वेयर मतलब आप सिर्फ लैपटॉप पे एक्सेस कर पाएंगे या मोबाइल पे भी एक्सेस कर पाएंगे, और अगर दोनों पे मैं साइमल्टेनियसली एक्सेस करूंगा तो दोनों पे जो भी अपडेट करूंगा वो वहाँ पे रियल टाइम में एक्सेसिबल या विजिबल है या नहीं है। सो एक सिंपल सा आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर वेब सर्विस डेफिनेशन अगर मुझे डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है तो कैसे मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे आपको एक आप देखो XML के अंदर हम लोग खुद के टैग्स बना सकते हैं, तो बस यहाँ पे वैसे ही एक छोटा सा कोडिंग दिया हुआ है, इसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, MCQs में नहीं आएगा। सो यहाँ पे वो सेम दिया हुआ है, जब थियोरी पढ़ते हैं तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज रेस्टफुल सर्विसेज। अब रेस्टफुल सर्विसेज का मेन पर्पस क्या रहता है कि जो भी सर्विसेज है वो आपको रेडी दिए रहेंगे और आप उसको रीयूज कर पाएंगे। करंट वेब सर्विसेज स्टैंडर्ड्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एज हैवी वेट स्टैंडर्ड्स। तो रेस्टफुल का मतलब क्या है, कोई एक सर्विसेज जो मैं अगर अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप देखो कि वर्डप्रेस जो है ना वो आपको रेडी वेबसाइट बनाने में हेल्प तो करता है, लेकिन उनके वेबसाइट्स जो है ना वो काफ़ी हैवी रहता है, तो आपको एक बेटर इंटरनेट कनेक्शन अगर नहीं है ना तो आप इजीली वो सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसका ड्रॉबैक होता है। तो इसके लिए हम लोग मेनली यहाँ पे क्या करते हैं कि आप जब अगर रेस्टफुल सर्विसेज अगर यूज़ करेंगे ना तो ये काफ़ी लाइट वेट होता है। आपका अगर इंटरनेट स्पीड अगर स्लो भी है तो भी चीज़ें चल पाएंगे। जैसे आप देखो कि हम लोग के पास व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के अंदर आपने देखा है कि अगर मैं वीडियो कॉलिंग पे हूँ, मेरा इंटरनेट अगर स्लो होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका कॉल डिस्कनेक्ट किया, इंस्टेड ऑफ डिस्कनेक्टिंग योर कॉल इट कन्वर्ट्स योर इंटरनेट कॉलिंग फ्रॉम वीडियो कॉल टू वॉइस कॉल। तो रेस्ट
रेस्ट एपीआई रेस्टफुल वेब सर्विसेज जो होता है ना, वो आपको एक लाइट वेट सर्विस प्रोवाइड करता है जो क्लाइंट के बेनिफिट्स के हिसाब से वर्क होता है, लाइट वेट रहता है। तो आपके प्लेटफॉर्म के साथ या आपका एप्लीकेशन के साथ में अगर कनेक्ट भी होंगे ना, तो वो उतना आपके एप्लीकेशन को हैवी नहीं बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके सर्वर से ही वर्कआउट होंगे। गेटिंग सो उससे क्या होगा कि जब अगर आपको कोई चीज़ हो, रिसोर्सेज को अगर ट्रांसफर करना है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में अगर आप है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सर्वर साइड से वर्कआउट होंगे और वो फिर रिजल्ट क्लाइंट को दे देगा। तो क्या होगा कि आपका सर्वर अगर बहुत अच्छा अगर चल रहा है, तो वो टाइम पे आपका चीज़ें आप देखो कि फेसबुक इतना स्मूथ क्यों चलता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो चीज़ें है ना वो सारे फेसबुक के सर्वर पे होते हैं। गेटिंग तो फेसबुक का सर्वर ही बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट करता है। तो इसके लिए फेसबुक इतने सारे फंक्शंस देने के बाद भी हज़ारों लोग लाखों लोग अगर उसको यूज़ भी करें, स्टिल इट गिव्स यू अ बेस्ट फैसिलिटी। सो वैसे ही कुछ चीज़ें अगर आपको भी अगर देना है, अगर हैवी ट्रैफिक भी अगर आपके प्लेटफॉर्म पे आता है या वेबसाइट पे आता है और फिर भी अगर आपको चीज़ें स्मूथ और लाइट रखना है, तो वो टाइम पे हम लोग रेस्टफुल वेब सर्विसेज यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या दिया हुआ आपको, द फंडामेंटल एलिमेंट इन रेस्टफुल आर्किटेक्चर इज रिसोर्सेज। एसेंशियली द रिसोर्स इज सिंपली अ डेटा एलिमेंट सच एज कोई कैटलॉग है, मेडिकल रिकॉर्ड मतलब डेटाबेस वाला कुछ रहेंगे, कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स या कुछ आपने दिए हुए हैं, कोई बुक के चैप्टर्स आपने दिए हुए हैं। जैसे आप देखो कि हम लोग के पास विकीपीडिया होता है, तो उसके ऊपर कैसे आपने लिंक दिए रहते हैं अलग अलग चीज़ें एक्सेस करने के लिए। तो अगर आपको ये सेम चीज़ें अगर देना है, तो आप रेस्टफुल आर्किटेक्चर के थ्रू इसको बहुत इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके एप्लीकेशन पे वो अलग से लोड नहीं रहेंगे। रेस्टफुल आर्किटेक्चर के थ्रू हम लोग ये वर्ड फाइल के लिए कोई रीडर आपको प्रोवाइड करना है, पीडीएफ रीडर प्रोवाइड करना है, क्वार्क एक्सप्रेस प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत इजीली लिंक कर सकते हैं। और ये प्रोसेसिंग जो होगा वो कहाँ से होगा, सर्वर साइड से होगा। सो रिसोर्स ऑपरेशंस में क्या करेंगे, जैसे अगर मुझे अपडेट करना है, इसको डेटाबेस के साथ अगर कनेक्ट करना है, तो वो टाइम पे मैं क्या करूँगा, आई कैन क्रिएट द रिसोर्स, आई कैन जस्ट पुट इट इन अ रीड मोड, जहाँ पे मैं रिसोर्सेज को सिर्फ रीड कर सकता हूँ। इफ़ आई वांट आई कैन चेंज द रिसोर्स, फाइल या डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकता हूँ, या अगर चाहिए तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आपको सेम चीज़ दिया हुआ है। देखो डेटाबेस ऑपरेशंस जो होंगे और वेब सर्विसेज पे क्या होंगे। डेटाबेस में मैंने कोई एक रिसोर्स क्रिएट किया, उसको रीड मतलब सिलेक्ट क्वेरीफायर करूंगा, अपडेट मतलब अपडेट क्वेरीफायर करूंगा, डिलीट मतलब डिलीट क्वेरीफायर करूंगा। तो ये मेरे रिसोर्सेज के ऊपर ये जो 4 ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई करेंगे, उसको अगर मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करना है, जैसे अगर मुझे सपोज PHP अगर यूज़ करना है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोस्ट ऑपरेशन यूज़ करूँगा टू क्रिएट समथिंग, गेट ऑपरेशन यूज़ करूँगा टू रीड समथिंग, पुट ऑपरेशन यूज़ करूँगा टू अपडेट समथिंग, एंड डिलीट के लिए तो डिलीट ही होगा। सो दिस इज हाउ वेब रिसोर्सेज हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नॉर्मल रिसोर्सेज के बारे में आपको जनरल रिसोर्स एक्शंस क्या होंगे, और वो एक्शंस करने के लिए आपको वेब रिसोर्सेज के साथ में कौन से टेक्निकल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, बराबर है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्ट फंक्शन, गेट फंक्शन, पुट फंक्शन एंड डिलीट फंक्शन। सो यहाँ पे उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो एज यू कैन सी यहाँ पे रिसोर्स एक्सेस का आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी हैव दिस URL, और ये URL के थ्रू यू कैन सिंपली एक्सेस दोस थिंग्स। जैसे टू रिक्वेस्ट द टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक डेट, URL इज अ क्वेरी। सो ये URL पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो URL है, ये सबसे पहले जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये एक रिक्वेस्ट थ्रो करेगा सर्वर पे, और सर्वर जो है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे यहाँ पे बताएगा ऑन माई ब्राउजर। आई होप दिस इज क्लियर। सेम वे टेम्परेचर वाला भी ये सेम वे में वर्कआउट होगा। तो आप देखो कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगा। जैसे आप देखो कि आप अगर मैच का स्कोर देखते हैं, तो वो टाइम पे मैच का स्कोर बताने के लिए चीज़ें जो है ना वो काफ़ी फास्ट वर्कआउट होनी चाहिए। तो वो टाइम पे हम लोग रेस्टफुल वेब सर्विस जो है वो यूज़ करेंगे। तो आप जब कभी अगर पेज रिफ्रेश करेंगे या अपना कोड डिमांड करेंगे, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ से आएगा, सर्वर से आएगा, और सर्वर जो है वो उसको अपडेट करके वो लाइव इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास भेजेगा। क्वेरी रिजल्ट वर्कआउट कैसे होंगे, सेम जैसे मैंने आपको बोला, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, बैकएंड में क्वेरी गया, फायर हुआ सर्वर पे स्पेशल हम लोगों ने रेस्टफुल सर्विसेज डिफाइन करके रखे, जिनका काम है कि अगर जब कभी अगर यूज़र टेम्परेचर इंफॉर्मेशन मांगे या स्कोर मांगे, तो सिर्फ उठा के स्कोर उसको बताओ, स्कोर बताने का काम रहेगा। सो
रीड करने का काम का मतलब गेट रिक्वेस्ट फॉलो होगा। हेलो सर। हाँ बोलो। यस। सर रेस्टफुल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, मतलब वो सर्विस रेस्टफुल प्रोवाइड करता है? रेस्टफुल सर्विसेज का मतलब होगा कि जब अगर मैं कोई एक चीज़ों को अगर मुझे लाइट वेट रखना है, जैसे अगर मैं खुद से अगर डेवलप करूँगा क्रिकेट स्कोर बताने के लिए, टेम्परेचर बताने के लिए, तो टेम्परेचर तो चलो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होगा गेटिंग, लेकिन अगर स्कोर, अगर क्रिकेट स्कोर बताने के लिए अगर मैं खुद से चीज़ें डेवलप करूँगा और वो सारी चीज़ें डेवलप करके अगर वो हैवी हो गए, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप जब स्कोर अगर कॉल करेंगे ना, तो वो अभी आपके जैसे अगर और 1000 लोग अगर क्रिकेट का स्कोर अगर डिमांड कर रहे हैं और प्रोसेसिंग में अगर उसको टाइम लग रहा है, तो वो आपको जो भी स्कोर प्रोवाइड करेगा ना, वो 2 या 5 मिनट पुराना होगा, तो आपको लेटेस्ट स्कोर कभी भी प्रोवाइड नहीं होगा। ये आपका ड्रॉबैक होगा गेटिंग। तो रेस्टफुल सर्विसेज क्या होंगे, लाइट वेट बना देंगे चीज़ों को। तो आपको लाइव स्कोर अगर बताना है ना, तो उसके लिए आप ऐसे रेस्टफुल सर्विसेज यूज कर सकते हैं। जैसे आप डायरेक्टली क्रिकेट स्कोर का एपीआई यूज करेंगे, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो लाइव स्कोर है ना, वो बहुत इजीली आपको अपने वेब सर्विसेज पे एक्सेसिबल रहेगा, लाइव दिखेगा, जस्ट विद द डिले ऑफ 10 सेकेंड्स मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। तो वो 10 सेकेंड्स का डिले से तो चल सकता है ना, सिंपल है। अगर मैं रेस्टफुल सर्विस यूज नहीं करूंगा तो बहुत बार आपका एप्लीकेशन, वही सेम एप्लीकेशन काफी हैवी हो जाएगा। आप देखो कि अगर वो ड्रीम 11 करके एक मोबाइल ऐप आता है, अब वो ड्रीम 11 जो है, वो लाइव मैच आपका जब चल रहा है ना, वो टाइम पे वो वर्कआउट होता है। मैंने खेला तो नहीं है, बट जो उसका एडवर्टाइजमेंट है और उसके हिसाब से क्या है कि आप बैटिंग करेंगे, और जो बैटिंग करेंगे तो वो टाइम पे आपका प्लेयर लाइव मैच में कैसा खेल रहा है उसके हिसाब से आपका वहां पे रिजल्ट दिखेगा। अब अगर आपका रिजल्ट ही डिले आ रहा है, तो आपका प्लेयर का क्या रिएक्शन, क्या है क्या नहीं है, आपको वो डिले मिलेगा। तो उससे क्या होगा, बैटिंग जैसा ऐप जो है उसमें भी आपको तकलीफ होगा। सेम वे आप देखो कि अगर हम लोग सपोज अगर शेयर मार्केट जैसा कोई एक ऐप यूज कर रहे हैं, वेर आई ट्राई टू परचेज और बाई सम शेयर्स, अब अगर वो सर्विसेज अगर लाइट नहीं रहेंगे, तो अगर मैंने कोई एक शेयर बाई करने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो आपको बहुत पुराना वाला कोई एक इन्फॉर्मेशन अगर बता रहा है, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि जो भी आपके इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेंगे वो पुराने वाले मिलेंगे। सो सपोज अगर मैंने कोई एक शेयर परचेस करने की ट्राई कर रहा हूँ, वो टाइम पे मुझे उसका प्राइस 100 रुपीज़ बता रहा था, लेकिन जब मैं परचेस करने गया तो वो डिले हो गया रेस्टफुल आर्किटेक्चर के थ्रू, एंड बिकॉज ऑफ विच वो डिले होने की वजह से क्या हो गया कि अभी वो जो सेम शेयर जो 100 में आना था, वो अभी 105 में मुझे मिल रहा है गेटिंग। सो दैट इज। So not useful. If it हाँ, is used or not. क्या क्या क्या। Sir, I'm asking it is useful or it is not used. तो वही तो मैंने आपको ये जो एप्लीकेशंस बताया ना, जहाँ पे फास्ट और रियल टाइम रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, लाइट वेट, जहाँ पे लाइट वेट का मतलब क्या है, फास्टर रिस्पॉन्स, कि आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको रियल टाइम वैल्यूज़ प्रोवाइड करना है, तो वो टाइम पे हम लोग रेस्टफुल चीज़ें यूज़ करते हैं, रेस्टफुल आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, सिंपल है। Okay. हाँ। सो यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज भी दिया हुआ है। डिसएडवांटेज क्या है कि सिंपली आपको लाइव स्कोर या लाइव डिटेल्स कुछ बताना है, वो टाइम पे तो ये प्रॉपर चलेगा, लेकिन चीज़ें जैसे अगर कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि रिजल्ट जो है वो रिजल्ट हर किसी का अलग अलग दिखेगा, और वो भी कैलकुलेट होके आएगा। तो जब अगर कैलकुलेट होके रिजल्ट आ रहा है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स हो गया, जहाँ पे कोई एक एल्गोरिदम वर्कआउट होगा। क्रिकेट क्रिकेट स्कोर सबके लिए सेम ही दिखेगा, अलग अलग नहीं रहेगा किसी के लिए। अब जब अगर मैं लाइव एग्जाम अगर दे रहा हूँ, तो मेरे जैसे और 1000 स्टूडेंट अगर लाइव एग्जाम दे रहे हैं, तो हर किसी का स्कोर अलग रहेगा, हर किसी ने जो आंसर्स दिए वो अलग रहेंगे, दैट इज पॉसिबल। तो वो टाइम पे आप रेस्टफुल अप्रोच यूज नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि आप जब अगर रेस्टफुल अप्रोच अगर यूज करेंगे, तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि वो एक लाइट वेट है, और कॉम्प्लेक्स चीजें या डिफिकल्ट एल्गोरिदम्स जो है वो वर्कआउट नहीं कर सकता। आपको रेडी इंफॉर्मेशन उठा के अगर बताना है, तो वो टाइम पे यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अगर करने पड़ते हैं, ऐसा अगर कुछ हुआ, तो वो टाइम पे आप रेस्टफुल अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे, ये उसका डिसएडवांटेज है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेस्टफुल एंड सोप बेस्ड एपीआई क्या बोले, ये रिसोर्सेज रेस्टफुल एपीआई है और सोप बेस्ड एपीआई है। रेस्टफुल एपीआई कभी हम लोग यूज करेंगे जब आपको रेडीली चीजें सिर्फ उठा के बताना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। मैंने अगर क्रिकेट का स्कोर मांगा, जो लाइव चल रहा है वो उठा के बता दो, वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है।
सोप बेस्ड अप्रोच या एपीआईज का वो हम लोग यूज करेंगे जब अगर मैं ऑनलाइन एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे जैसे 1000 स्टूडेंट दे रहे हैं, हर एक का स्कोर अलग रहेगा, हर एक का पैटर्न अलग रहेगा, किसी ने एग्जाम दिया किसी ने नहीं दिया, हर किसी का रिजल्ट अलग आएगा, वो आपका सोप बेस्ड एपीआई हो गया। देन नेक्स्ट इज सर्विस इंजीनियरिंग। ओके, सो अब यहाँ तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, किसी को कोई डाउट है, डिफरेंस समझ में आया? रेस्टफुल कब यूज करेंगे? जब आपको रेडी चीज सिर्फ उठा के बताना है, जैसे टेम्परेचर है, क्रिकेट स्कोर है, सिर्फ उठा के नंबर बताना है, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना। कैलकुलेशन कब आएगा? जब आप एग्जाम दे रहे हैं। कैलकुलेशन कब आएगा? जब आप सपोज वहाँ पे आपने कोई आंसर्स दिए हुए हैं, या आपने कुछ वहाँ पे सर्वे का आंसर दिया हुआ है और उसके बेस के ऊपर आपको कुछ एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, डाउट है किसी को? जो भी मैंने एक्सप्लेन किया क्लियर है सबको? गाइस से यस और नो? क्लियर है? एनीवन एनी डाउट्स? जल्दी बताओ गाइस। स्टूडेंट्स जाग रहे हैं ना सब? यस, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? ओके, सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट इज सर्विस इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब जो रेडीली अवेलेबल है वो लो, जो रेडीली अवेलेबल नहीं है वो खुद से बनाओ। सर्टन थिंग्स जो ओल्डर टेक्नोलॉजी का रहेगा उसको अपडेट करके नया टेक्नोलॉजी पे लेके जाओ। दैट इज व्हाट वी मीन बाय इंजीनियरिंग। मतलब एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में जो चीज़ रेडीली अवेलेबल है उसको खुद से डेवलप नहीं करना है। कोई एक चीज़ जो आप रीयूज कर सकते हैं उसको रीयूज करो। अगर कोई एक टेक्नोलॉजी अगर पुराना हो गया है तो वहाँ पे आप वो टेक्नोलॉजी को अपडेट कर दो, सो दैट करंट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप अपने एप्लीकेशन को मैच कर सकते हो। वो आपका सर्विस इंजीनियरिंग रहेगा। तो यहाँ पे एज यू कैन सी, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सर्विस फॉर रीयूज इन सर्विस ओरिएंटेड सर्विस हैज टू बी डिजाइंड एज अ रीयूजेबल दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिस्टम्स। याद रखो, रीयूजेबल चीज़ है, मतलब मैंने आपको कोई चीज़ें रीयूज करने दी है, अब वो सेम चीज़ें जो है आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं, वेदर यू आर वर्किंग विद एंड्रॉयड और iOS, या फिर आप कंप्यूटर पे भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप उसको स्मार्ट टीवी पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके ये टाइप के आपके सर्विसेज होंगे। जैसे अगर मैंने आपको फेसबुक का एपीआई दिया है तो अभी स्मार्ट टीवी जो आता है उसके ऊपर भी आप फेसबुक एक्सेस कर पाएंगे, मोबाइल पे भी एक्सेस कर पाएंगे, टैबलेट पे भी एक्सेस कर पाएंगे और कंप्यूटर पे भी एक्सेस कर पाएंगे। सो एज यू कैन सी, जनरली यूजफुल फंक्शनलिटी एसोसिएटेड विद दैट एब्स्ट्रैक्शन मस्ट बी डिजाइन्ड एंड सर्विस मस्ट बी रोबस्ट एंड रिलायबल। रिलायबल मतलब जहाँ पे फेलियर्स लिमिटेड आए, है ना, जिस पे हम लोग भरोसा कर सकें। रोबस्ट मतलब कोई भी एनवायरनमेंट में, कोई भी कंडीशन में इट शुड रिस्पॉन्ड। उसके पास खुद के पास उतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि वो खुद से कोई डिसीजन ले सके, और अगर फेलियर्स या एरर आते हैं तो उसको वो खुद से टैकल कर सके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर्विस इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या बोला आपको? सर्विस कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन आएगा, बराबर है। अब सर्विस कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या बोलेंगे? जो सर्विसेज आपको ऐड करने हैं उसके रिक्वायरमेंट ऐड करेंगे, उसके हिसाब से अब रिक्वायरमेंट मिल गए तो वो रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा? डिजाइन्स बनेंगे आपके। सेम जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग यहाँ पे सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि अब एग्जैक्टली क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करना है। तो जो सर्विस आपको प्रोवाइड करना है उसके सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करेंगे। वो रिक्वायरमेंट मिलने के बाद में उसके स्पेसिफिक डिजाइनिंग चलेंगे। डिजाइनिंग जो भी आप बनाएंगे उसके स्पेसिफिक आपका इंटरफेस बनेगा, है ना। उसके स्पेसिफिकेशन आएंगे कि वो क्या आपको मोबाइल पे देना है, वेबसाइट कंप्यूटर पे बताना। अब देखो, आप डिजाइन अगर देखेंगे, इंटरफेस स्पेसिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो वो चेंज होता है। ठीक है, चेंजेस कैसे आते हैं? वेबसाइट कंप्यूटर स्पेसिफिक चेंजेस आएंगे, और वो सेम ऑप्शंस जब आप अगर मोबाइल से एक्सेस करेंगे तो वहां पे भी चेंजेस आएंगे। क्लियर है? और सेम फिर आपने ये जो सर्विसेज आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट फाइंड आउट किए, उसके स्पेसिफिक डिजाइन बनाया, उसको हम लोग कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे और देन क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय कर देंगे। अब जब अगर हम लोग सर्विस कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग आपका जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसके ऊपर आप क्या नए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे व्हाट्सएप है तो उसने नया पेमेंट फीचर प्रोवाइड किया आपको, दैट इज द एग्जाम्पल। सो स्टेजेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे दिया हुआ है। सर्विस कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे आपको क्या बताया, बिजनेस सर्विसेज लाइक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, उनको एडमिशन या रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन देना है, एग्जाम ऑनलाइन करा के देना है ना, ये सारे आपके अपडेट्स रहेंगे। जो टाइप ऑफ सर्विसेज आप या तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हम लोग अपडेट कर रहे हैं।
अब आप देखो बहुत सारे कॉलेज के वेबसाइट्स है जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन कॉलेजेस हम लोग को करने पड़ेंगे, तो वो अभी क्या करेंगे, वो ये वाला आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे जहाँ पे उनके न्यू रिक्वायरमेंट आ गए, न्यू सर्विस रिक्वायरमेंट आ गए। क्या कि इंस्टेड ऑफ फिजिकल कॉलेज वी हैव ऑनलाइन कॉलेज, ऑनलाइन अटेंडेंस, ऑनलाइन एग्जाम, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन नाउ, गेटिंग। सो वो आपका ये वाला पॉइंट हो गया। टास्क एंड एंटिटी ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड नाम में से पता चल रहा है कि क्या टास्क है। जैसे अभी मेरा टास्क क्या है, एग्जाम अटेम्प्ट करना, मेरा टास्क क्या है, लेक्चर अटेंड करना, तो मेरे टास्क हो गए। एंटिटी ओरिएंटेड का मतलब क्या है, एंटिटी मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट स्पेसिफिक क्या क्या ऑप्शंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज एंटिटी ओरिएंटेड। मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट आके अगर इंडिविजुअल एग्जाम दे पा रहा है और वो भी जो टाइम फ्रेम आपको दिया हुआ है, टाइम कंस्ट्रेंट्स फॉलो करते हुए, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ओके ये टाइम पे ये स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, ये टाइम पे ये स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, वो सबका रिजल्ट रिकॉर्ड हो रहा है, फाइनली ओवरऑल हम लोगों का पूरे क्लास का रिजल्ट जनरेट हो रहा है क्या, वो एंटिटी ओरिएंटेड हो गया। और उसमें भी FI के लिए कुछ अलग पेपर विजिबल होगा, SY के लिए अलग होगा, TY के लिए अलग होगा, और उसमें भी BMS, BAF, BCom, BSc IT, BSc CS, जूनियर कॉलेज, उनके लिए अलग रहेंगे। तो वो एंटिटी ओरिएंटेड सर्विसेज होंगे जहाँ पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स चेंज होंगे वैसे वैसे उनके लिए जो अब देखो कि कोई स्टूडेंट है जिसका KT अलग आएगा, उसके लिए वापस एग्जाम, वो रेगुलर स्टूडेंट्स को नहीं देना है। रेगुलर स्टूडेंट्स एक बार दे दिया एग्जाम, पास हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद वापस उसको देने की जरूरत नहीं है, वो टास्क ओरिएंटेड हो गया। तो यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है, देखो टास्क करेंसी कन्वर्टर टास्क हो गया। अब एंटिटी मतलब कोई एक डॉक्यूमेंट को मैं XML में कन्वर्ट कर रहा हूँ या उसको मैं PDF में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये अभी हर किसी को जरूरत नहीं है, कोई एक स्टूडेंट ही करेगा, कोई स्टूडेंट नहीं करेगा, ठीक है, वो एंटिटी पे ही आएगा आपका। सर्विस आइडेंटिफिकेशन, सिंपल से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सर्विस आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, जैसे कौन से सर्विसेज आपको एसोसिएटेड करने हैं, कौन से रेस्टफुल मॉडल आप यूज कर सकते हैं और करने भी है या नहीं। जैसे मैंने आपको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस अगर होंगे, जैसे रिजल्ट कैलकुलेशन, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क कि आपको इंटरनल में अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, थियरी में अलग से पास होना है, और फिर टोटल आपका एक ग्रेड निकलेगा और वो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग डिफाइन होगा। तो एक स्टैंडर्ड चीज नहीं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सबका एक सेम रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। जैसे अगर हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो सबको सेम स्कोर दिखेगा, अगर मैं शेयर परचेस कर रहा हूँ तो सबको एक सेम शेयर का प्राइस दिखेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम बेस्ड। तो आपका टास्क क्या है और उसके हिसाब से आपके लिए रेस्टफुल आर्किटेक्चर फिट है नहीं है, तो फिर नहीं यूज करेंगे, हम लोग वहाँ पे खुद के डेवलपमेंट बनाएंगे। दूसरी बात, आपके जो जो सर्विसेज है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे आपका जो एग्जाम मॉड्यूल है ना, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ रिजल्ट मॉड्यूल, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ अटेंडेंस मॉड्यूल। हर एक अगर एक दूसरे पे अगर ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, मतलब इंडिविजुअली अगर सारे के सारे काम कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा ड्यूरिंग अ फेलियर टाइम, कि अगर अटेंडेंस वाला मॉड्यूल फेल भी हो गया तो हम लोग मैन्युअली अटेंडेंस लेके भी एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अटेंडेंस नहीं होगा तब तक अगर वो आपको एग्जाम देने नहीं दे रहा है, तो वो टाइम पे अगर आप देखेंगे तो वो टाइम पे आप एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कर पाएंगे ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो वो हम लोग देखेंगे। सो ये ऐसे सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आई होप यू कैन रीड इट आउट। एग्जाम्पल है, लार्ज कंपनी है जो कंप्यूटर सेल कर रहा है, उसके इक्विपमेंट सेल कर रहा है। अब उन्होंने क्या किया है, दे हैव सम स्पेशल प्राइजेस। ध्यान से देखो, मैं आपको जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने अमेजोन है, तो अमेजोन का आपने देखा रहेगा कि अमेजोन का भी क्रेडिट कार्ड आता है अलग से, अमेजोन पे कार्ड बोलते हैं जिसको। अगर मैं अमेजोन पे कार्ड अगर यूज करूंगा तो मैं जो शॉपिंग करूंगा ना, उसमें मुझे अलग से 5% डिस्काउंट कैशबैक होता है। अब उसके जगह पे मैं नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, दैट्स सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मेरे पास अमेजोन प्राइम का अकाउंट है या रेगुलर अमेजोन अकाउंट है, विच इज अ फ्री वन। अमेजोन प्राइम अकाउंट मतलब पेड वाला अकाउंट होता है आपका, जहाँ पे आपको ईयरली कुछ या मंथली कुछ फीस पे करना पड़ता है, 200-300 उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं अमेजोन प्राइम यूजर हूँ
तो जो मैं प्रोडक्ट परचेस करूंगा उसके ऊपर कुछ स्पेशल डिस्काउंट रहेंगे। उसमें भी अगर मैं अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अलग से मेरे डिस्काउंट्स रहेंगे, कैशबैक होगा। और अगर मैं नॉर्मल कस्टमर हूँ जिसके पास प्राइम अकाउंट नहीं है तो उसके लिए डिलीवरी डेट्स अलग दिखेंगे। इट माइट पॉसिबल फ्री डिलीवरी नहीं रहेगा, उसके डिलीवरी के चार्जेस भी होंगे, तो वो भी आपको ऐड करना है ना। तो ये आपके सर्विस आइडेंटिफिकेशन के एग्जाम्पल हो गए, जहाँ पे आपका जो यूजर है उसका कैटेगरी क्या है, वो प्राइम यूजर है या नॉन प्राइम यूजर है। प्लस अगर प्राइम यूजर है तो डिलीवरी फ्री में होगा, नॉन प्राइम यूजर है तो डिलीवरी के चार्जेस लगेंगे या फिर डिले डिलीवरी होगा। और अगर मैं अमेजोन का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट्स मिलेंगे, कैशबैक मिलेगा। और नॉर्मल क्रेडिट कार्ड या नॉर्मल मोड ऑफ पेमेंट अगर यूज कर रहा हूँ तो कोई डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। सेम वे अगर मैंने अगर गिफ्ट कार्ड होते हैं अमेजोन के ऊपर, आपने देखे रहेंगे, मुझे अगर किसी को गिफ्ट देना है तो मैं 1000 का गिफ्ट वाउचर अमेजोन का मैं उठा के उनको दे सकता हूँ, तो उसको चाहिए वो 1000 रुपीज़ का और अमेजोन से वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने वैसा कोई गिफ्ट कार्ड उठा के दिया है तो उसका एक कोड आएगा आपको, तो आप जब नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करेंगे तो वो कोड यूज़ करेंगे तो आपका टोटल कॉस्टिंग में से उतना प्राइस कम होना चाहिए। तो आपके सर्विस आइडेंटिफिकेशन है कि कौन से टाइप का कस्टमर है, उसके पास क्या ऑफर्स है, उसके पास क्या फैसिलिटी है, क्या सब्सक्रिप्शन है, उसके हिसाब से उसको सर्विसेज जो है वो अलग अलग टाइप में, अलग अलग कैटेगरी में मिलेंगे। कैटलॉग सर्विस सिंपल है, कैटलॉग का मतलब क्या क्या चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं टू प्राइम कस्टमर एंड टू नॉन प्राइम कस्टमर। तो अगर हम लोग यहाँ पे अमेजोन प्राइम की बात करें तो मैम म्यूज़िक प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वेब सीरीज़ देख सकते हैं, आप अमेजोन के बुक्स पढ़ सकते हैं अमेजोन के साथ में। सो सारे आपके अलग अलग सर्विसेज है, दैट इज़ द कैटलॉग, कितने सेट ऑफ सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं आपके सर्विसेज अगर परचेस कर रहा हूँ तो क्या क्या अलग अलग सर्विसेज मिलेंगे वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे, दैट्स अ कैटलॉग। नॉन फंक्शनल का मतलब है कि ओके कोई एक सर्विसेज जो है वो सिर्फ आपको ये टाइम से ये टाइम तक ही अवेलेबल रहेगा, है ना। जैसे आप देखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अगर जैसे आप स्विगी देख लो या जोमेटो देख लो, तो अब ऑनलाइन डिलीवरी जो होगा आपका वो आप जो दिन के टाइम में मंगाएंगे वही टाइम पे होगा। अब लॉकडाउन के टाइम पे 8 o'clock के बाद अगर सब कुछ बंद हो रहा है तो आप अगर रात के 2 बजे अगर फूड ऑर्डर करेंगे तो वो अवेलेबल नहीं रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं, कैटलॉग में आपको बताएगा वो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड होंगे, लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में वो क्या करेगा, सबसे पहले वेरीफाई करेगा कि जो टाइम पे आप ये ऐप यूज कर रहे हैं वो टाइम पे कौन से रेस्टोरेंट्स डिलीवरी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो डिलीवरी अगर एक्सेप्ट करने के बाद में हम लोग के पास डिलीवरी पर्सन है क्या कि जो रात के 2 बजे 3 बजे डिलीवर कर पाए वो फूड। तो वो कैटलॉग में हम लोग वो बताएंगे कि क्या चीज़ कब से कितने टाइम तक एक्सेसिबल रहेगा, कितने रिक्वेस्ट आप एट ए टाइम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर मैं जोमेटो या स्विगी से अगर फूड ऑर्डर करूंगा तो मैक्सिमम कितने अमाउंट का मैं फूड ऑर्डर कर सकता हूँ। इट शुड नॉट हैपन कि किसी ने 1 लाख का फूड ऑर्डर किया और अगर वो डमी अगर ऑर्डर निकल गया तो बैंड ही बच जाएगा। सो वी शुड ऑल्सो पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। सो कितने रिक्वेस्ट एट ए टाइम प्रोसेस होंगे और क्या लिमिट के, मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगा वो बताएंगे हम लोग। सो सिंपल है जो मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप कैटलॉग का मतलब सिंपल होता है, ब्रोशर होता है जिसमें हम लोग बताएंगे क्योंकि ये सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये कैटेगरी अगर आपका है, आप अगर सिल्वर कस्टमर है, गोल्ड लेवल के कस्टमर है, प्लेटिनम कस्टमर है, तो उसको आपको क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे वो बताएंगे हम लोग, सिंपल है। देन लुकअप में हम लोग डिस्प्ले आपके जो भी पास रिकॉर्ड्स है, आइटम्स है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें अगर चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। MCQ के लिए ये टेबल याद रखना। सेम यहाँ पे कंपेयर, चेक डिलीवरी, मेक वर्चुअल ऑर्डर, बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन। अगेन यू हैव टू रीड इट आउट फॉर MCQs। याद रखो यहाँ पे ये जो भी कुछ आप पढ़ेंगे ना तो आपको अपना दिमाग लगाना, रट्टा नहीं मारना। MCQs जो आएंगे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई कंपनी है जिसको अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना है और जिनके पास टाइम रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन बजट जो है उनके पास फ्रीडम है, जितना चाहिए उतना बजट यूज़ करने का, तो फिर आप कौन सा SDLC यूज़ करेंगे, ये आपको दिमाग लगा के आंसर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो लॉजिकली पढ़ो, समझ के पढ़ो, अदरवाइज MCQ सॉल्व करने में बैंड बजेगा। और थोड़े बहुत MCQs मैंने ऐसे डाले हैं जिसको आपको गूगल पे कोई आंसर नहीं मिलेगा। आपने अगर पढ़ा है, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है, रिविजन अगर प्रॉपर हुआ है तो ही आंसर होगा।
आप घर पे बैठ के एग्ज़ाम दोगे ना तो भी आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपने प्रॉपरली पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है तो। ठीक है, याद रखना ये बात। सर्विस इंटरफेस डिज़ाइन बहुत सिंपल है। सर्विस इंटरफेस में इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद द सर्विस, मैसेज एक्सचेंज कैसे होगा, कितने नंबर ऑफ मैसेजेस आप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, आपको सर्विस इंटरफेस बताता हो। मतलब आपको एक ही विंडो के ऊपर अगर मुझे मैसेज पास करना है तो वो बताएगा, मैसेज पास हो गया, मैसेज डिलीवर हो गया तो 1 टिक आएगा, उसके पास रिसीव हो गया तो 2 टिक आएंगे, उसने पढ़ लिया तो ग्रीन मार्क आएगा या ब्लू मार्क जो भी आता है वो, बराबर है। उसने अगर आपको ब्लॉक कर दिया तो आपको उसका प्रोफाइल नहीं दिखेगा, मैसेज आपके डिलीवर आपकी साइड से होंगे उसको नहीं मिलेंगे। आप स्टेटस ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको एक ही लोकेशन से मिलता है। आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई चैट को पिन कर सकते हैं, आप कोई मैसेजेस को स्टार मार्क कर सकते हैं, ये सब आपके ऑप्शंस हैं। इंटरफेस डिज़ाइन, लॉजिकल इंटरफेस डिज़ाइन रहेंगे जहाँ पे हम लोग एक्सेप्शंस कैसे ऐड कर सकते हैं वो बताएंगे। एक्सेप्शंस मतलब मैं व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो फाइल शेयर कर सकता हूँ, PDF, PPT, वर्ड फाइल सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो एक लिमिट तक शेयर कर सकता हूँ। लिमिट मतलब मेरा वो लिमिट कितना होगा, दैट लिमिट माइट बी ऑफ 10 MB, 20 MB, 50 MB। मैं 10 GB का फाइल व्हाट्सएप पे शेयर ऑफकोर्स नहीं कर सकता, तो दैट इज़ द एक्सेप्शन। सो लॉजिकल इंटरफेस डिज़ाइन आपको दिया हुआ है, आपके ऑपरेशंस आपको दिए हुए हैं, लेकिन वो हर एक में एक एक्सेप्शन रहेगा। देन मैसेज डिज़ाइन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, डिज़ाइन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप UML डायग्राम बताते है ना, तो UML डायग्राम आप जो यूज़ करते हैं तो वो UML डायग्राम में क्या नोटिफिकेशन आपने यूज़ किए और वो नोटिफिकेशन में हम लोग आपने क्या डिज़ाइंस यूज़ किए हुए, नोटेशंस क्या यूज़ किए हुए, और वो नोटेशंस के हिसाब से हम लोग को पता चलेगा ना कि ओके यूज़र क्या इनपुट डालेगा, क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेगा तो उसको क्या आउटपुट मिलना चाहिए, या फिर क्या उसको मैसेज या नोटिफिकेशन या एक कोई अलर्ट डायलॉग बॉक्स दिखना चाहिए, वो हम लोग बताएंगे। दैट इज़ मैसेज डिज़ाइन। जैसे अगर मेरा पेमेंट अगर सक्सेस होता है, मैं गूगल पे हूँ, मैंने अगर कोई बिल पे किया, अब बहुत बार क्या होता है कि अगर मैं बिल पे कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, उसके बहुत बार प्रॉब्लम होता है। आप गूगल पे से जब करते हैं ना तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, लेकिन अदानी का सर्वर ऑन नहीं है, तो मेरे अकाउंट से पैसा गया लेकिन उसके सर्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा, गूगल की साइड से आपको एक अलर्ट मैसेज आएगा जहाँ पे वो बताएगा बिल पेमेंट पेड, इफ मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट इट विल बी क्रेडिटेड बैक विद इन 7 days या 5 days, जो भी ड्यूरेशन वो बताएगा। सो आपका ये आप ये UML में वो सेम चीज़ बताएंगे ना, डायग्राम्स जो ड्रॉ करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल्स आपने जो पढ़े रहेंगे। देन इंटरफेस डिज़ाइन, द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वन, कौन से ऑपरेशंस कितना इजीली आपको स्क्रीन पे विजिबल होता है, बस। सो आपको हर एक चीज़ बहुत इतना सिंपल वे में मैप करना है कि आप इजीली उसके साथ वर्कआउट कर सके, आपको समझ में आ सके और यूजर्स को भी समझ में आ सके कि क्या चीज़ प्रोवाइड किया है, क्यों प्रोवाइड किया है। सेम सिंपल कैटलॉग, लुकअप एंड सर्च दिए हुए हैं, इनपुट क्या डालेंगे, कैसा आउटपुट मिल सकता है और एक्सेप्शंस क्या रहेंगे यहाँ पे। तो आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है कि अगर मैं आपको बताता हूँ कि ओके अगर मेरे ये इनपुट्स है तो ये एक्सेप्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, है ना। सो आपको अगर कोई ऐसे अगर कहीं पे MCQs दिए, लॉजिकली याद रखो, ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट ऐसे वर्ड नहीं पूछूंगा कि हाँ एक्सेप्शन में ये आएगा क्या, ऐसा कोई वर्ड नहीं पूछूंगा मैं आपको। खाली वहाँ पे अगर मैं बताता हूँ कि ओके ये इनपुट दे रहा हूँ, मैं आउटपुट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसे कुछ एक्सेप्शंस आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आएगा, कंपनी ID आपका इनवैलिड हो सकता है। देन यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आएगा कि आपने जो कैटलॉग URL दिया हुआ है तो वो URL या वो जो लिंक है वो इनवैलिड है, या कैटलॉग नंबर है तो वो इनवैलिड होगा कि आपने करेक्ट कैटलॉग नंबर नहीं दिया। सपोज कैटलॉग नंबर हर एक कंपलसरी 5 डिजिट का होता है, आप 4 डिजिट डाल रहे हो या गलती से 6 डिजिट डाल दिए, इनवैलिड हो गया, सिंपल। सो वो सेम वे में आप ये टेबल पढ़ लेना जिससे आप MCQ सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलो बताओ, ये टेबल्स जो भी अभी मैंने बताया उसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट है, जल्दी बताओ। एनीवन, एनी डाउट्स, समझ में आ रहा है। याद रखो कोई बड़े टेक्निकल चीज़ें नहीं है जो अभी तक हम लोग फर्स्ट 3.5 यूनिट तक पढ़ रहे थे। यस, सो एनीवन, एनी डाउट्स, बताओ। Okay.
Okay. ओके, सो विल कंटिन्यू। सो यहाँ पे आपको सिंपल जो भी हम लोगों ने वो एक्सेप्शंस पढ़े ना, उसको यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में यूएमएल वे में बताया हुआ है, नथिंग एल्स। रेस्टफुल इंटरफेस, रेस्टफुल इंटरफेस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब याद रखो जैसे मैंने बताया क्रिकेट का स्कोर बताना है, रेस्टफुल एपीआई यूज होंगे, लाइट वेट चीज़ों को करना है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं रहेंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं रहेंगे, रेस्टफुल यूज़ कर पाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स है, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको खुद से चीज़ें डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे आप सिंपल आप देखो कि अगर मुझे रिजल्ट अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी मुझे अलग अलग 10 एल्गोरिदम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बीकॉम का इवेल्युएशन पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम बीएससीआईटी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम बीएमएम, विच इज डिफरेंट फ्रॉम बीएमएस। गेटिंग द वे वी इवेल्युएट, लाइक वी डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल्स इन बीकॉम। आपको कोई प्रैक्टिकल्स मिलते हैं? नहीं मिलते। आर्ट्स सेक्शन में आपको कोई कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स नहीं मिलेंगे जैसे हम लोग को। सो साइंस फील्ड में अगर आप हो तो साइंस स्ट्रीम में आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मिलते हैं, जो चीज़ें आपको कॉमर्स फील्ड में नहीं मिलेंगे। तो अगेन इवेल्युएशन पैटर्न अलग हो गया। उसमें भी अगर मैं बीएमएम में हूँ, अगेन इवेल्युएशन पैटर्न अलग हो गया। बीएमएस में हूँ, इवेल्युएशन अलग हो गया, है ना। बीकॉम अगेन इवेल्युएशन अलग हुआ। तो आप जो अलग अलग इवेल्युएशन करेंगे उसके हिसाब से आपका रिजल्ट कैलकुलेशन का जो एल्गोरिदम है, लॉजिक है, उसमें भी चेंजेस होंगे। जो बेसिस के ऊपर मैं बीएससीआईटी स्टूडेंट को केटी देता हूँ, वो सेम बेसिस के ऊपर मैं बीकॉम स्टूडेंट को केटी नहीं दे सकता, बिकॉज उसका इवेल्युएशन पैटर्न अलग है। उसको हम लोग अलग वे में इवेल्युएट कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे वही दिया हुआ है, रेस्टफुल एपीआई दैट इज टू बी अ रिसोर्स रिप्रेजेंटिंग कंपनी स्पेसिफिक कैटलॉग। बेसिक चीज़ें आप बता रहे हैं, तो हर एक कैटलॉग में क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे, क्या आइटम्स रहेंगे, वो आप बता सकते हैं। तो लुकअप के थ्रू क्या होगा, रीड कर सकते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक सर्विसेज देखने की कंपनी ये वाले सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, है ना। और रेस्टफुल एपीआई रहेंगे। जैसे आप देख लो कि अमेजोन है, तो अमेजोन पे जाके आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। अब दो लोग हैं जो वो सेम प्रोडक्ट्स या वो सिमिलर कैटेगरी वाले फोन्स बेचते हैं, तो आप मल्टीपल मोबाइल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, और वो कंपेयर करने के बाद में आप चेक कर सकते हैं कि फाइनली आपको कौन सा मोबाइल या लैपटॉप परचेस करना है ना। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लुकअप में क्या किया, अलग अलग कंपनीज के मोबाइल देखे, मेरा बजट सपोज 20,000 का, तो लुकअप में जाके आई कैन सर्च फॉर डिफरेंट मोबाइल्स विच आर कमिंग इन दैट प्राइस रेंज, है ना। तो लुकअप में जाके मैं कोई स्पेसिफिक मोबाइल देख सकता हूँ, और अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। सर्च करने के बाद में अगर 3-4 मोबाइल मुझे पसंद आया, मैं उनको जाके कंपेयर कर सकता हूँ। और उसमें भी अगर मुझे जल्दी से अगर डिलीवरी चाहिए तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि कौन फास्टेस्ट डिलीवरी देगा, और उसके स्पेसिफिक मैं ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। दैट इज द वर्चुअल ऑर्डर, सिंपल है। देन सर्विस इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट, प्रोग्रामिंग सर्विस यूजिंग अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी सर्विसेज हम लोगों ने बात की, तो रेस्टफुल एपीआई में तो हम लोग वो चीज़ों को रेडीमेड खाली ऐड कर देंगे, लेकिन अगर वो ऐड नहीं कर रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो सर्विस देन हैव टू बी टेस्टेड बाय क्रिएटिंग इनपुट मैसेज एंड चेकिंग दैट द आउटपुट मैसेज प्रोड्यूस्ड आर एज एक्सपेक्टेड। देन डिप्लॉयमेंट इन्वॉल्व्स पब्लिसाइजिंग द सर्विस एंड इंस्टॉलिंग द वेब सर्विस। डिप्लॉयमेंट हो गया, क्लाइंट साइड पे आप भेज देंगे उसको, बराबर है। सो आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल। सेम चीज़ है, देखो कुछ ज़्यादा नहीं है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चैप्टर में बताया वो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। लेगेसी सिस्टम याद रखो, हम लोगों ने लेगेसी पहले से पढ़ा हुआ है। लेगेसी का मतलब आप ऑलरेडी कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो आपका लेगेसी हो गया, है ना। तो सर्विसेज कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग अ सर्विस इंटरफेस टू एग्जिस्टिंग लेगेसी। लेगेसी ऑफर्स एक्सटेंसिव फंक्शनैलिटी, कि जैसे अगर मैं विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहा था और अभी मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, वो लेगेसी हो गया। अब वो टाइम पे मेरा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ कंप्यूटर पे एक्सेस होता था। आज के टाइम पे वो कंप्यूटर के साथ में मोबाइल पे या स्मार्ट टीवी पे भी एक्सेस हो सकता है, लेट्स सपोज। सो लेगेसी सिस्टम जो है वो आपको एक्सटेंसिव फंक्शनैलिटी तो दे रहे हैं, लेकिन आपको वो सेम चीज़ को एक्सटेंड करना है। मतलब विंडोज़ एक्सपी को आपने एक्सटेंड किया, आप टच स्क्रीन पे भी लेके आए, आप मोबाइल वर्जन पे भी लेके आए, आप स्मार्ट टीवी वर्जन पे भी लेके आए। गेटिंग, तो वो लेगेसी सिस्टम आपने फॉलो किया और उसी को में आपने एडवांसमेंट किए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जहाँ पे आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ में भी उसको इंटरैक्ट करा रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे वन ड्राइव है, सो वो क्या हो गया, क्लाउड टेक्नोलॉजी हो गया। तो आपके कंप्यूटर का बैकअप अभी क्लाउड पे जा रहा है, पहले नहीं होता था। वो विंडोज एक्सपी में कोई क्लाउड नहीं था, कोई वन ड्राइव फैसिलिटी नहीं था, अभी है।
सर्विस डिस्क्रिप्शन, नाम से पता चल रहा है, डिस्क्राइबिंग अबाउट व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, नथिंग टेक्निकल। सो आपका बिजनेस है, आप क्या डिटेल प्रोवाइड करेंगे, देखो इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, है ना, तो वो आपका यहाँ पे हम लोग बताएंगे। आप अगर जैसे अगर रिफंड पॉलिसी है, जैसे आप देखो अमेजोन है तो आपको कितने टाइम में डिलीवरी प्रोवाइड करेगा, आपका प्रोडक्ट अगर डिलीवर हो रहा है तो वो कितने टाइम में डिलीवर होगा, कौन डिलीवर करेगा, और अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो रिफंड हो सकता है नहीं हो सकता वो बताएगा। वारंटी पीरियड अगर है उसका कुछ तो वो भी वहाँ पे डिस्क्राइब करेगा कि हाँ वी डू हैव वारंटी ऑल्सो। आपको अगर कोई डिस्काउंट मिलने वाला है तो वो भी बताएगा वहाँ पे, वो डिस्क्रिप्शन हो गया आपके। सर्विस कंपोजिशन, ये हर अलग अलग सर्विसेज को हम लोग साथ में कंबाइन कर सकते हैं, वो आपका सर्विस कंपोजिशन आएगा। सो वही है एग्जिस्टिंग सर्विसेज, जैसे क्लाउड सर्विस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देन चेक सपोर्ट है, तो ये सबको हम लोग क्या करेंगे, दिस आर द एग्जिस्टिंग सर्विसेज जिसको आप कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, अलग से अपना एक नया सर्विस बना सकते हैं। जैसे गूगल मैप को मैं कंबाइन करूंगा अपने एप्लीकेशन में, है ना, चैटबॉट ऐड करूंगा अपने एप्लीकेशन में, तो ये अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल है। वीडियो कॉलिंग कोई कोई प्रोवाइड कर रहा है, चैटबॉट कोई और प्रोवाइड कर रहा है, गूगल मैप कोई और प्रोवाइड कर रहा है, और ये सबको कंबाइन करके मैं अपने एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ, दैट इज द कंपोजिशन। ठीक है, वो आपका कंपोज हो गया। तो आज के टाइम पे आप अगर देखेंगे, जैसे हम लोग के पास ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम है, तो आप देखो कि जैसे यात्रा.com है या और कुछ है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि जैसे आपको एक तो बुकिंग, आप जब अगर मेक माई ट्रिप से अगर बुकिंग करते हैं तो आपको अलग अलग फ्लाइट्स के वहाँ पे डिटेल आएंगे, बराबर है, और वो जो डिटेल है, जैसे यहाँ पे अगर मैं मेक माई ट्रिप पे अगर जाता हूँ, मेक माई ट्रिप, तो देखो मेक माई ट्रिप पे अगर मैं गया यहाँ पे तो आपको वो बुकिंग के लिए ऑप्शंस देता है। ठीक है, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, अलग अलग बुकिंग के ऑप्शंस आएंगे। सो अब जब अगर मैं यहाँ पे होटल बुकिंग अगर कर रहा हूँ तो मेक माई ट्रिप मुझे सिर्फ वो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। बुकिंग जो होगा वो तो जहाँ से जो मेन जो होटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से ही बुकिंग होगा। बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, अब देखो ये ट्रेन बुकिंग मतलब IRCTC के साथ ही मुझे लिंक करेगा, तो IRCTC के जो सर्विसेज है ना वो यहाँ पे लिंक हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई आई कैन बुक अ टिकट, रेलवे टिकट फ्रॉम हियर। देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया तो अभी ट्रेन जो है वो कोई प्राइवेट ट्रेन नहीं चलते हैं, ये सारे अपने इंडियन रेलवे वाले। तो इंडियन रेलवे का ये देखो ये IRCTC दिख रहा है आपको, तो इंडियन रेलवे का जो पोर्टल है उनका जो सर्विस है उसको यहाँ पे लिंक किया हुआ है। ये खुद से कोई ट्रेन टिकट्स आपको बुक नहीं करके दे रहे, ये उन्होंने सर्विसेज लिंक की है। सेम वे अगर मुझे होटल बुकिंग अगर चाहिए तो जो होटल बुकिंग का अलग से जो सर्विसेज है उसको यहाँ पे लिंक किया हुआ है, ये उन्होंने खुद से डेवलप नहीं किए हुआ है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। कार बुकिंग में अभी कैब बुकिंग अगर मैं करूंगा तो ओला या उबेर को यहाँ पे लिंक किया हुआ है, गेटिंग, जहां से मैं कैब बुक कर सकता हूँ। मेक माई ट्रिप अलग से कैब सर्विस नहीं चलाता है, जो कैब बुक होगा तो जो ड्राइवर्स आएंगे वो या तो ओला से आएंगे या उबर से आएंगे, गेटिंग। So, यहाँ पे देखो आपको अलग अलग ड्राइवर्स दिए हुए हैं, या फिर अगर कोई प्राइवेट ड्राइवर्स है जो यहाँ पे बताता है तो वो यहाँ पे बताएंगे। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि अगर वन वे सर्विस अगर आपको चाहिए तो ये जो ड्राइवर्स है वो आएंगे, है ना, कौन से कार्स अवेलेबल है, तो ये आपके अलग से सर्विसेज है जिसको हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो वही आपका सर्विस कंपोजिशन। सो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी का डायग्राम है, देखो फ्लाइट बुक करना है, होटल बुक करना है, टैक्सी बुक करना है ना, और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कौन से बेस्ट लोकेशंस है, प्लेसेस है घूमने के लिए, तो वो यहाँ पे आपको बताएगा। सो वो अगर आप देखेंगे वो सारे आपके ये ऑप्शंस है, सेम यहाँ पे आपको टेक्निकली वो दिया हुआ है। तो ये जो भी हम लोगों ने पीछे का सर्विस कंपोजिशन देखा तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो वर्क फ्लो में डालेंगे, सर्विस लिस्ट बताएंगे, उसके स्पेसिफिकेशंस आएंगे, वो स्पेसिफिकेशंस के बेस के ऊपर डिज़ाइन बनेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड बाद में डिप्लॉय करेंगे डेवलप करके, जिसको टेस्ट करेंगे। सिंपल है। कंस्ट्रक्शन बाय कंपोजिशन, आउटलाइन बनाओ, डिस्कवर द अदर सर्विसेज जो आप बेटर वे में प्रोवाइड कर सकते हो या आपके कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, कौन से पॉसिबल सर्विसेज है जो आप यहाँ पे दे सकते हैं वो बताएंगे हम लोग। रिफाइन द वर्क फ्लो, जहाँ पे आपको कोई सर्विस काम का नहीं है या कोई सर्विस प्रॉपर नहीं चल रहा है उसको और बेटर बनाओ, है ना। क्रिएट अ न्यू वर्क फ्लो,
एंड देन बाद में सेम वो एप्लीकेशन का टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद में डिप्लॉय कर देंगे। सो आप देखो ये सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना, वो सेम चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। वर्क फ्लो क्या होगा, वी ऑल नो वर्क फ्लो, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या चीज़ कैसे वर्कआउट होगा, कौन सा चीज़ कैसे आएगा, वो सेम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अगर मैं होटल बुक कर रहा हूँ, ये पीछे जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, ये उसका सिंपल है जो मैंने आपको मेक माई ट्रिप में बताया। सो यहाँ पे होटल बुकिंग में गेट द रिक्वायरमेंट, कितने लोगों का आपको बुकिंग करना है, 1 2 3, और 5 स्टार में 4 स्टार में कौन से टाइप के होटल्स में करना है, कौन से डेट पे करना है, कौन से टाइम पे करना है, कितने टाइम की कितने दिन के लिए करना है, चेक अवेलेबिलिटी। अगर रूम अगर अवेलेबल है तो नो अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे, रीट्राई करो, कोई दूसरे दिन का कोई दूसरे होटल का ट्राई करेंगे। अगर अवेलेबल है तो आपको रूम रिजर्व करने के लिए ऑप्शन देगा, आपने रूम रिजर्व किए, पेमेंट अगर सक्सेस हुआ तो होटल कंफर्मेशन आ जाएगा, आपको नहीं हुआ तो नहीं आएगा, सिंपल है। और वही सेम डे यहाँ पे आपको दूसरा वाला एग्जाम्पल बताया जहाँ पे हम लोग वापस अवेलेबिलिटी चेक करेंगे फ्लाइट्स के बाकी के, तो आपको सिर्फ वो एग्जाम्पल याद रखें और वही यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल टू एवरीवन। देन सेम चीज़ जो हम लोगों ने बनाया वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, वो टेस्ट करेंगे, जिसको हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्ट बोलते हैं। मतलब अगर एक साथ एक ही होटल के एक ही रूम के लिए अगर 2 लोगों ने बुक किया तो किसको वो पहले अलाउ करेगा। जैसे अगर हम लोग मूवी टिकट के बारे में अगर बात करते हैं तो मूवी टिकट के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि अगर किसी ने अगर वो स्पेसिफिक सीट्स अगर बुक कर ली है तो किसी दूसरे के नाम पे वो सेम सीट्स बुक नहीं होने चाहिए, तो जिसका पेमेंट पहले होगा उसको वो सीट्स मिल जाएंगे, दूसरे को हम लोग एरर बताएंगे। दैट्स अ टेस्टिंग पार्ट, ब्लैक बॉक्स। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि एक सेम सीट्स 2 लोगों को अलॉट हो गया, तो इसके लिए आपको वहाँ पे एल्गोरिदम में चेंज करना पड़ेगा, कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा, है ना। बेसिक आपको यहाँ पे टेस्टिंग वाले पॉइंट दिए हुए। एक्सटर्नल सर्विसेज अगर हम लोग लिंक कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल सर्विसेज कितने प्रॉपरली काम कर रहे हैं वो हम लोग बताएंगे यहाँ पे। सो एक्सटर्नल सर्विसेज अगर आप लिंक कर रहे हैं, जैसे अगर मेक माई ट्रिप पे हम लोगों ने देखा तो ये मेक माई ट्रिप पे मैं कैब सर्विस, फ्लाइट सर्विस, हर एक सर्विस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप देखो कि जब अगर मैं फ्लाइट सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये अलग अलग फ्लाइट्स जो है ना, वो आपके फ्लाइट्स कौन से आ रहे दिख रहे हैं आपको, गो एयर, एयर इंडिया, देन दूसरे इंडिगो के हैं, तो ये अलग अलग फ्लाइट सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड हुए हैं। तो ये अलग अलग जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रहे हैं वो आपको एक्यूरेटली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर मैं फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन से और उसके बाद अगर जाके मैं हॉलीडेज़ प्लान करता हूँ तो वो हॉलीडेज़ और ये ट्रिप जो है ये दोनों मैच होने चाहिए। मतलब मैं अगर यहाँ पे हॉलीडे प्लान कर रहा हूँ, सपोज मैंने कल से एक हॉलीडे प्लान किया, तो जब अगर मैं हॉलीडे प्लान करूँगा तो वो क्या करेगा, वो लिंक करेगा, गेटिंग, वो लिंक करेगा ये हॉलीडे पैकेज को होटल बुकिंग के साथ में और फ्लाइट बुकिंग के साथ में। दैट इज द टेस्टिंग वी आर टॉकिंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो दैट्स इट, वी आर डन विद दिस पार्ट। ये आपका की पॉइंट्स है जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसका। ओके, एनीवन एनी डाउट्स, लेट मी नो। एनीवन एनी डाउट्स गाइस, जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट्स है गाइस? हेलो, ओके ठीक है। So I'll just open next chapter now. Just 1 minute. Okay, so I hope no doubts till now. Just make sure आपके आगे के कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो यूनिट 5 बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ वो सारे चीज़ों को हम लोगों ने कंबाइन यूनिट 5 में डाला है जो प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जल्दी बताओ। आपको अगर चाहिए कोई एक चीज़ अगर आपको रिवाइज करना है, वी कैन डिस्कस रीडिस्कस दैट थिंग। एनीवन बताओ स्टूडेंट्स? क्या आया? ओके ओके, तो जाग रहे, ठीक है। हाँ, सो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर। और ये जो चैप्टर है सबसे सिंपल है, याद रखो यूनिट 5 की चीज़ें जो है ना आपके मिस नहीं होने चाहिए। यूनिट 5 सबसे सिंपल वाला है। आप टॉपिक के नाम देखोगे तो भी आपको इजीली पता चलेगा। यहाँ पे देखो, नाउ वी हैव अ टॉपिक दैट इज सॉफ्टवेयर रीयूज। अभी तक हम लोगों ने इतने बार देखा है, सुना है, जो SDLC यूज़ करते हैं उसमें कि हम लोग चीज़ों को रीयूज़ करते हैं जिससे आपका डेवलपमेंट फास्टर होगा। लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने वही पढ़ा था। सो यहाँ पे देखो, सॉफ्टवेयर रीयूज क्या मतलब होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो चीज़ आपको रेडीली अगर अवेलेबल होता है
तो उसको रीयूज करो, खुद से मेहनत मत करो। दैट इज व्हाट वी टॉक हियर, ठीक है। अब रीयूज करना इतना सिंपल नहीं होता है हर किसी के लिए। जितना अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि हाँ चीजें रीयूज करो, बोलने में सुनने में बहुत सिंपल लगता है, प्रैक्टिकली जब अगर हम लोग करते हैं ना तब आपको पता चलता है कि आपने 2-4 अलग अलग जगह से कोड ले तो लिया, लेकिन आपको अगर कोडिंग का टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना, तो आप वो कोड को अपने एप्लीकेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, और फिर आपका टेस्टिंग में और डीबगिंग में इतना ज़्यादा टाइम चले जाएगा कि आपको लगेगा कि ये कोड रीयूज करने से बेटर मैंने इतने टाइम में तो कोड खुद से बना लिया रहता था। ये प्रॉब्लम होता है बहुत बार। सो आप देखो कि टीवाई में जब आप प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं तो वहाँ पे भी होता है कि वी थिंक कि ओके मुझे ये 2-3 प्रोजेक्ट मिल गए, ये 2-3 प्रोजेक्ट का कोड मैं कंबाइन करके अपना एक प्रोजेक्ट बना दूंगा, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं रहता है, क्योंकि 2-3 अलग अलग प्रोजेक्ट में जो जो आपके डेवलपर्स है वो सब ने अलग अलग वे में चीज़ें बनाया हुआ है, अलग अलग वे में कोडिंग किया हुआ है, और आप उनके लॉजिक को कंबाइन अपने लॉजिक में डालेंगे। सो दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट समटाइम्स। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेमवर्क यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में हमेशा। तो फ्रेमवर्क जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट पैटर्न फॉलो करता है। तो जब आपने एक फ्रेमवर्क फॉलो करके डेवलपमेंट्स किए रहते हैं ना, तो आपको वो स्टैंडर्ड वे में जो चीज़ आपने डेवलप किया है उसको रीयूज करना भी उतना ही सिंपल रहता है। टीवाई प्रोजेक्ट हम लोग कोडिंग रीयूज क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब डेवलपमेंट करते हैं तो उनको फ्रेमवर्क का नॉलेज ही नहीं रहता है। पहली बात, उनको यूज करने भी नहीं आता है। फोल्डर आर्किटेक्चर कैसे डिवीजन करना है वो पता नहीं रहता है। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाकी के कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली वो पता नहीं रहता है। अब उसमें मिस्टेक स्टूडेंट्स का भी नहीं है, उन्होंने कभी चीज़ें बनाई नहीं है पहले, तो उनको पता नहीं है। सो अगर उनको पता नहीं है तो वो क्या करेंगे, जैसे उन्होंने आता है, जैसा सीखते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो जो टूटा फूटा सीखेंगे वैसे बनाएंगे, और वो टूटा फूटा चीज़ें रीयूज करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर रीयूज का मतलब क्या है, आप चीज़ों को तभी रीयूज कर सकते हैं जब आपने उसको स्टैंडर्ड वे में बनाया है, बाय यूजिंग एनी अदर फ्रेमवर्क। तो जब आप ये स्टैंडर्ड वे में चीज़ों को अगर यूज करते बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसको रीयूज करना सिंपल हो जाता है, आज या बाद में भी। देखो आप फ्रेमवर्क के साथ में है ना एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी आता है, जैसे अगर मैं PHP फ्रेमवर्क भी अगर यूज़ करूँगा ना तो उसके साथ एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी मिलता है मुझे, और उसका बेनिफिट ये रहता है कि वो लाइब्रेरी में से बहुत सारे कोड को मैं एज इट इज़ रीयूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे वो चीज़ डेवलप करना नहीं पड़ेगा। और वो फ्रेमवर्क क्या 1-2 दिन में नहीं बनता है, वो फ्रेमवर्क जो है वो 5-6 साल 8 साल इतना ज़्यादा मेहनत के बाद में धीरे धीरे वो अपडेट होता है। मतलब आपने 5-6 साल 7 साल पहले भी जो कोड बनाया ना वो आपके लाइब्रेरी में है, जहाँ से आप उसको रीयूज कर सकते हैं। सो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन डिसिप्लिन ही ये है कि आप यहाँ पे देखो आपको क्या बोला था, मेजर स्विच टू रीयूज बेस्ड डेवलपमेंट ओवर पास्ट 10 years। जब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली यूज करना चालू किया कि कोई एक चीज़ ऐसे बनाओ कि आप सालों तक उसको रीयूज कर सको। सो यहाँ पे रीयूज बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, आप अब 4 वे में हम लोग चीज़ों को रीयूज करेंगे। ध्यान से देखो 4 वे में, एक में तो मैंने पूरा सॉफ्टवेयर ही रीयूज कर लिया, मतलब पूरा सिस्टम रीयूज कर लिया, कंप्लीट सिस्टम या सॉफ्टवेयर। दूसरे में मैंने कोई उसका एक एप्लीकेशन रीयूज किया है, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं। तीसरे में मैंने उसका एप्लीकेशन भी नहीं, उसका एक छोटा सा कंपोनेंट रीयूज किया है। और फोर्थ में तो ये कंपोनेंट के अंदर का कोई एक फंक्शन ही मैं रीयूज कर रहा हूँ। तो 4 लेवल है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर रीयूज, या वो सॉफ्टवेयर का कोई एक एप्लीकेशन रीयूज कर रहा हूँ मैं, या वो एप्लीकेशन का कोई एक कंपोनेंट रीयूज करूंगा, या वो कंपोनेंट के अंदर का कोई एक छोटा सा फंक्शन रीयूज करूंगा। तो अभी आपको देखना है कि आपके पास जो सिस्टम है उसमें आप कितने चीजें रीयूज कर पाते हो, कौन से लेवल पे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी ये लेवल पे आएगा। बेनिफिट्स सिंपल है, अब ये बेनिफिट्स वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फास्टर डेवलपमेंट होगा, स्पेशली जो चीज़ें बनाए रहेंगे उस पर आपका टेस्टिंग का टाइम और डेवलपमेंट टाइम बच जाएगा। टेस्टिंग तो ऑफकोर्स लगेगा ही, क्योंकि रीयूज़ करने के बाद में चीज़ें प्रॉपर चल रही है कि नहीं, तो इसके लिए आपको टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट टाइम आपका ऑफकोर्स बच जाता है। सो वो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। सो ये आपके अलग अलग टेबल है। आई होप MCQs के लिए आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं इसको, है ना। सो यहाँ पे अभी जब हम लोग चीज़ें अगर रीयूज़ करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या रहेंगे,
आपके रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत मेहनत से वो कोड पहले बनाया हुआ है, तो वो उतना ही स्ट्रांग रहेगा। डेवलपमेंट कॉस्ट आपका कम हो गया है ना, रिस्क कम हो गया, और स्टैंडर्ड्स आपने पहले ही डेवलपमेंट में वो स्टैंडर्ड वे में ही बनाया हुआ है, तो वो सेम स्टैंडर्ड इनहेरिट हो जाएंगे जब आप वो सेम कोड को रीयूज करेंगे तो, है ना। सो ये एमसीक्यू के लिए टेबल अगेन याद रखना है। देन प्रॉब्लम्स क्या आता है रीयूज करने का। अब सबसे पहले तो कभी कभी मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि आपने 2-3 अलग अलग एप्लीकेशंस में से जब कोड को रीयूज किया है और अपने वे में जब आप कस्टमाइज करते हो, तो कभी कभी वो कस्टमाइजेशन या कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होता है और उससे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, कोई कंपोनेंट लाइब्रेरी आपका अपडेटेड नहीं है, या फिर वो अपडेटेड तो है, या फिर वो लाइब्रेरी आपका विंडोज के ऊपर प्रॉपरली अपडेटेड है, मैक के ऊपर अपडेटेड नहीं है, तो मैक के ऊपर आपने जो चीज़ें रीयूज की है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, विंडोज पे प्रॉपर काम कर रहे, सो अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम गेटिंग। सो रीयूज जब हम लोग करते हैं ना चीज़ों को, तो कभी कभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनका रिएक्शन अलग अलग आता है, सो अगेन दैट इज द प्रॉब्लम। सो कभी कभी आप जो चीज़ रीयूज करते हैं उसको ढूंढना, समझना, और वो हम लोगों के काम का है क्या, और अगर है तो कैसे वे में हम लोग उनको यूज करके कस्टमाइज कर सकते हैं, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट, ये देखो टेस्टिंग और बग्स या एरर्स जो आते हैं उसको सॉल्व करना सबसे ज़्यादा मेहनत होता है जब आप रीयूज करते हैं चीज़ों को। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देन बहुत बार आपने रेडीमेड कोड उठा के रीयूज किया है, तो उसके रिलेटेड कोई आपके पास टूल सपोर्ट नहीं रहता है ना, जहाँ पे आप उसको देख सको या उसमें वापस आप इजीली बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सको। जैसे आप देखो कि अगर मैंने एक चैटबॉट ऐड किया, तो अब चैटबॉट वो ऑलरेडी किसी ने डेवलप करके ही दिया हुआ है जिसको मैंने एज इट इज़ यूज़ किया है, तो अब उसको मैं, मेरे पास कोई टूल नहीं है कि उसको मैं ओपन करूँ, उसमें देखूँ मैं कहाँ पे क्या चीज़ है नहीं है ना, तो अगेन वो लैक ऑफ टूल सपोर्ट आता है, नॉट इन्वेंटेड फॉर हियर सिंड्रोम। अब ये एक बहुत बड़ा तकलीफ है, जब से हम लोगों ने चीज़ों को रीयूज करना चालू किया है ना, तो डेवलपर क्या करता है, डायरेक्टली प्रोजेक्ट में कोई अगर बग या डिफेक्ट आया तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली हाथ ऊपर करेंगे कि ये जो भी चीज़ है ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड रीयूज किया, हम लोगों ने नहीं बनाया, तो हम लोगों को नहीं पता है क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। सो अगर कोई फेलियर आया, कोई सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ गया, तो हर कोई अपना हाथ ऊपर करेगा कि नहीं हम लोगों ने बनाया नहीं है, वो सेम रेडी रीयूज किया है, तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहेगा, वी डोंट नो और वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो दैट्स अ सिंड्रोम। रीयूज लैंडस्केप, यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, रीयूज लैंडस्केप। ऑल्दो रीयूज इज ऑफन सिंपल थॉट ऑफ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सुनने में और समझने में, बोलने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन रीयूज इज पॉसिबल एट अ रेंज ऑफ लेवल फ्रॉम सिंपल फंक्शन टू कंप्लीट एप्लीकेशन। तो आप जब छोटे छोटे फंक्शंस जब रीयूज करते हैं ना, तो उसको आपको अपने एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करना रहता है, और वो कनेक्टिविटी इज द बिग हेडेक। सो रीयूज लैंडस्केप कवर्स द रेंज ऑफ पॉसिबल रीयूज टेक्निक। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव डिजाइन पैटर्न एंड आर्किटेक्चरल पैटर्न, और आपके पास अलग अलग एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, तो अब आपके पास देखो यहाँ पे कोई कंपोनेंट, सपोज आप ये ईआरपी सिस्टम में से रीयूज कर रहे हैं, या फिर आपके पास ये एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड है, या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन है जहाँ पे आपने आधा डेवलपमेंट किया है, आधा कुछ आप रीयूज करेंगे, तो कभी कभी आप जो चीज़ें रीयूज कर रहे हैं वो लेगेसी वाला है, मतलब वो पुराने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रॉपर काम कर रहा था, नए वाले पे नहीं कर रहा है, या फिर वो लिनक्स पे प्रॉपर काम कर रहा था, विंडोज पे प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। सो ये अलग अलग आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये आपका टॉप लेयर है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये आपका फ्रेमवर्क लेयर है जहाँ पे चीज़ें आपको, ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जहाँ पे आप डेवलपमेंट करेंगे। जैसे अगर मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ, नेटबीन्स यूज़ करता हूँ, वो सब ये लेवल पे आएंगे, और उसके नीचे आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ड्राइवर्स, ये सब कुछ यहाँ पे है नीचे। तो ये जो ड्राइवर्स है या ये जो लाइब्रेरीज है वो कभी कभी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते, और उसकी वजह से चीज़ें आप प्रॉपरली रीयूज नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होगा कि सॉफ्टवेयर पुराना है और आप नए टेक्नोलॉजी के साथ में उसको कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, इसके लिए वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो पा रहा है ना। तो ये आपका रीयूज लैंडस्केप का एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये दिस इज जस्ट अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रेक्टिफाई। सो जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका ये पूरा एक टेबल दिया हुआ है, आप ये टेबल इजीली पढ़ लेना, कुछ डाउट रहेगा यू कैन आस्क। तो वो प्रोग्राम, वो डायग्राम में जो भी मैंने आपको बताया ना, उसका ये सेम यहाँ पे सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
देन नेक्स्ट आप अगर आप देखेंगे, और याद रखो ये जो भी आपको टेबल्स है ना, ये एमसीक्यूज के लिए ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ओके, रीयूज प्लानिंग फैक्टर, तो क्या चीज रीयूज करना है, आपके पास टाइम कितना है, डेवलपर्स कौन से लेवल के हैं, उनके पास क्या टेक्निक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट शेड्यूल क्या है आपका, सॉफ्टवेयर का लाइफ टाइम कितना है, मतलब जैसे अगर कोई एक इवेंट स्पेसिफिक ही मुझे सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उसमें मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं सोचूंगा। जैसे आप देखो कि मुझे सिर्फ ये टाइम का जो आईपीएल मैच है उसी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, स्पेशली जो अभी के जो आईपीएल मैच है उसमें जो प्लेयर्स है उनका स्कोर बोर्ड ये और ये सब के लिए काम में आएगा। तो वो टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर का लाइफ टाइम कितना है, 2-3 महीना 6 महीना, तो उतने लाइफ टाइम के लिए हम लोग वही स्पेसिफिक पॉइंट से बात करेंगे। लेकिन अगर फेसबुक है तो वो तो लॉन्ग टर्म के बारे में आपको सोचना है कि अब से अगर 5 साल या 10 साल के बाद भी वो चलाना है आपको, तो वो टाइम पे आपके एक्सपेक्टेशन लेवल्स जो है वो अलग रहेंगे। बैकग्राउंड स्किल्स, डेवलपमेंट टीम के जो एक्सपीरियंस है वो आपके अलग लेवल पे होने चाहिए। देन क्रिटिकल फैक्टर्स कितने हैं आपके सॉफ्टवेयर में, और वो क्रिटिकलिटी मतलब ह्यूमन डिपेंडेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपको रीयूज प्लानिंग बहुत ध्यान से फोकस करना पड़ेगा या उस पर बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। ह्यूमन डिपेंडेंस याद है, पहले भी हम लोगों ने समझा, क्रिटिकल फैक्टर्स मतलब ह्यूमन डिपेंडेंस जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे हॉस्पिटल है तो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स देख के ही आप पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, तो अगर पेशेंट को आपको ट्रीट करना है तो वो टाइम पे उनके रिपोर्ट्स आप देखो, वो सॉफ्टवेयर अगर वो रिपोर्ट्स अगर रॉन्ग जनरेट कर रहा है तो जो ट्रीटमेंट होगा वो भी रॉन्ग होगा। सो दैट इज द क्रिटिकल पार्ट। देन एप्लीकेशन डोमेन आपका कौन सा है, जैसे अगर मेरा सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन डोमेन है लाइक फेसबुक, ट्विटर, उसका डोमेन अलग है, लिंक्डइन उसका डोमेन अलग है, तो आप देखो कि आपका एग्जैक्टली वर्किंग डोमेन क्या है और उसके स्पेसिफिक आपको डेवलपमेंट्स करने हैं। और वो भी उसके साथ ये भी देखना है कि आपको ये जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं उसका एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन कहाँ पे होना है, वेदर इट्स गोइंग टू एग्जीक्यूटेड ऑन कंप्यूटर्स और ऑन मोबाइल। देन कंप्यूटर्स पे भी अगर हो रहा है तो लिनक्स पे होगा, मैक पे होगा, विंडोज पे होगा, उसके हिसाब से आपके डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स चेंज होंगे और उसके हिसाब से काम चेंज होगा। नेक्स्ट वी हैव इज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क होता क्या है, हम लोगों ने बहुत बार पहले भी पढ़ा है फ्रेमवर्क के बारे में, अब आज मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा, नेक्स्ट एक लास्ट लेक्चर होगा हम लोगों का और उस दिन मैं ये फ्रेमवर्क वाला टॉपिक पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। सो अभी तक जो भी मैंने आपको रीयूजेबिलिटी के बारे में जो भी कुछ बताया, कोई भी डाउट है जल्दी बताओ मुझे, एनीवन, एनी डाउट्स रीयूजेबिलिटी के बारे में। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क से हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ओके। नाउ वी लेफ्ट विद ओनली 1.5 चैप्टर, 1.5 चैप्टर इज लेफ्ट इन यूनिट 5 एंड नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोगों का यूनिट 5 सिलेबस सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आपको अगर कुछ भी डाउट है सिलेबस स्पेसिफिक आप मुझे पूछ सकते हो, आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे पूछ सकते हो इन लास्ट लेक्चर और टुडे इटसेल्फ इफ यू हैव एनी डाउट्स। बोलो जल्दी से, किसी को कोई भी डाउट है? भाई मैंने अलग अलग आपको सेग्रीगेट करके दिया हुआ है और वो क्लासरूम में डाला है, अब मैं कंबाइन नहीं कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप जाके आई लव पीडीएफ से कंबाइन कर लो, अब उतना हम लोग कर सकते हैं, हम लोग आईटी से, तो मैंने सारे एक फोल्डर में डाल के आपको दे दिया है, अब कंबाइन आप करके पढ़ लो भाई। यस सर। ठीक है, हाँ आपको कुछ टेक्निकल डाउट है तो पूछो यार, अभी नोट्स कंबाइन करके मैंने आपको सारे नोट्स तो प्रोवाइड कर दिए, टेक्निकली कुछ टॉपिक में डाउट्स है तो बोलो जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकूं। एनीवन, एनी डाउट्स? नो सर। ओके ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।